तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव और आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 6 जो कि है क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का। और जो क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी उसमें बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हम लोग 5 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पुराने वीडियोस देख लेंगे तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये चीज़ें क्यों हुई और इनके रीजंस क्या थे। बट स्टिल हम लोग बैकग्राउंड को थोड़ा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। और रही बात चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, वो आपको नेम से समझ में आ रहा होगा कि जो न्यू क्वेश्चन और आइडियाज़ उस टाइम पे आए लोगों के अंदर, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अभी हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, बट उससे पहले बैकग्राउंड देखना इंपॉर्टेंट है। तो बैकग्राउंड पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इससे पहले आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको वैसे भी क्लियर होगा। स्टिल देख लेते हैं कि चैप्टर 5 पे हमने पढ़ा था जनपद के बारे में। जनपद से महाजनपद बढ़े। अच्छा ये बताइए, जनपद होता क्या है, जना मतलब क्या होता है और पद मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर जनपद से महाजनपद बने और महाजनपद से अगर आप हम लोग देखेंगे तो टोटल 16 महाजनपद थे जो आगे जाके बने। और उनमें से एक स्ट्रॉन्गेस्ट बाहर निकल के आया था जिसका नाम मगध था। तो मगध सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाहर निकल के आया था। और उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था बज्जी कन्फेडरेसी के बारे में। बज्जी कन्फेडरेसी के बारे में। और यहाँ पे हमको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो लोग हैं ना, एक लोग रूल नहीं कर रहा था, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रूल कर रहे थे। और वो टाइम टू टाइम मिला करते थे, मीटिंग्स वगैरह हेल्ड किया करते थे, सभा समिति ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी। तो बज्जी कन्फेडरेसी थोड़ी अलग है और इसके बारे में हमने अलग से पढ़ा हुआ था, अगर आपको याद हो। और वैसे इसके बारे में स्पेशल कोई 2 चीज़ें बता दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। और फिर हमने गौतम बुद्ध की कहानी को भी यहाँ पे डिस्कस किया था। गौतम बुद्ध के पास आधा शत्रु भेजते हैं कि क्या हमको बज्जी पर अटैक करना चाहिए और अगर अटैक करेंगे तो क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। और फिर गौतम बुद्ध जी बताते हैं कि अगर वो लोग टाइम से मिल रहे हैं, टाइम से चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप जाके उनसे नहीं लड़िए, क्योंकि अभी तो जो बज्जी है काफ़ी टाइम तक प्रॉस्पर करेगा, मतलब अच्छी उसमें खुशहाली बनी रहेगी, क्योंकि वो लोग अच्छे से रूल करना जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ याद हो तो कमेंट करके बता दीजिए, अगर आपने पुराना चैप्टर देखा है तो। और नहीं देखा तो प्लीज़ दिखाइए। उस टाइम के जो लोग थे किंग्स, उस टाइम का मतलब ये है कि जो महाजनपद के टाइम के लोग थे वो अब लोगों से टैक्स लेना स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको फोर्टिफिकेशन करवाना था, उनको आर्मीज बनानी थी। अब भैया आर्मीज क्यों बनानी थी ये भी जान लीजिए। अच्छा छोड़िए, ये बैकग्राउंड है, हम इसको इतना डीप में डिस्कस नहीं करना चाहते, हम वैसे कर चुके थे। उस टाइम पे लोगों के अंदर क्वेश्चंस ये आ रहे थे, इनइक्वालिटी क्यों होती है, हमले क्यों होते हैं, टैक्सेस से गरीबों से ही क्यों लिया जाता है। फिर हमको देखने को मिला कि जो वर्ण सिस्टम है वो रिजिड बन गया, कि पहले इंसान जहाँ जन्म लेता था वो डिसाइड नहीं करता था कि आप क्या करोगे। आपके जो कर्म थे वो डिसाइड करते थे कि आप वैश्य हैं, शूद्र हैं, क्षत्रिय हैं या ब्राह्मण हैं। बट उसके बाद ये हुआ कि आप जहाँ जन्म लेंगे वही चीज़ डिसाइड करेगी कि आप कौन हैं। और फिर हमको अश्वमेध जैसे यज्ञ भी देखने को मिलता है, अगर आपको पता होगा। इसके बारे में ये बहुत डीप में पढ़े हुए थे। एग्रीकल्चर में चेंजेस देखने को मिले, आयरन फ्लो आ गया, राइस कल्टीवेशन देखने को मिलने लगा, फूड बहुत ज़्यादा हो गया, सिटीज़ ग्रो हो गई, हर जगह सिटीज़ देखने को मिली और न्यू आइडियाज़ लोगों के स्प्रेड हो गए। लोगों के अंदर मतलब नई नई विचारधाराएँ बनने लगी। अर्बन ट्रेड और अर्बन सेंटर और ट्रेड ये काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे राइज़ हुआ और हर जगह से हमको ट्रेड देखने को मिलने लगी। और ये हम पुराने चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं चीज़ें, तो हम दोबारा इन पर डिस्कस नहीं करेंगे। और एकदम एंड में मतलब हमने चैप्टर्स के बेसिकली ये देखा था कि लोगों के अंदर जो न्यू न्यू थिंकर्स हैं वो डेवलप होते हैं, न्यू न्यू टीचर्स आते हैं, लाइक बुद्धा, महावीरा और फिलोसफर। ठीक है, जो उपनिषद है, ये कोई नेम नहीं है, ये उपनिषद वाले जो फिलोसफर्स हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, उस टाइम पे आते हैं और फिर वो उनके अंदर जो न्यू क्वेश्चंस और आइडियाज़ होते हैं उनके बारे में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर में है। तो अब हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि उस टाइम के लोगों की थिंकिंग क्या थी, जो न्यू आइडियाज़ थिंकिंग में आ रहे थे, क्या क्या वो आइडियाज़ थे। और आज से लगभग 25 साल पहले की बात है ये। ठीक है, न्यू जी के जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस के देखो जो लोगों के अंदर क्वेश्चंस है वो ये है कि हम लोग रिचुअल्स को क्यों फॉलो करते हैं, और जो रिचुअल्स है वो सिर्फ ब्राह्मण से क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो देखो जो क्षत्रिय थे उनके मन में ये था कि सारे के सारे काम ब्राह्मण क्यों कर रहे हैं, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूरे मतलब चीज़ों को, हम वॉर से लड़ते हैं और सारा का सारा जो क्रेडिट ले रहे हैं ब्राह्मण ले रहे हैं। तो उन्होंने इसके खिलाफ मतलब आवाज़ें उठाई। और जो शूद्र थे, जो वैश्य थे, उन्होंने भी लोगों को सपोर्ट किया, क्योंकि वो भी जानते थे जो ब्राह्मण से वो सबको सप्रेस कर रहे थे। और उस चक्कर में फिर 2 क्षत्रिय लोग थे, उनमें से एक महावीरा जी थे और दूसरे गौतम बुद्ध थे। इन दोनों ने आगे जाके एक चीज़ बनाई जिसको धर्म बोलते हैं, जिसको धम्म बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में। तो उसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमको वर्ण सिस्टम देखने को मिला था कि इनइक्वालिटी होती थी वर्ण सिस्टम में काफ़ी, है ना। आपको पता है क्यों होती थी। वुमेन्स को भी पहले स्टेटस बेटर था बट बाद में जाके नहीं था। 2 ग्रेट टीचर्स आए, उनमें से एक थे गौतम बुद्ध और दूसरे थे वर्धमान महावीर। ठीक है, और इन्होंने अपनी टीचिंग्स दी और इन्हीं टीचिंग्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इन्हीं 2 लोगों के बारे में, इन्हीं 2 महान हस्तियों के बारे में आज हम लोग चीज़ों को डीप में पढ़ेंगे। उपनिषदिक थिंकर, जो उपनिषद्स वगैरह पढ़ा करते थे वो भी थिंकर्स इस टाइम पे बाहर आए।
उनका बेसिकली नेचर क्या था रियलिटी को लेके, और बुद्ध अपने बारे में क्या सोचते थे, यूनिवर्स के बारे में क्या सोचते थे, वो यूनिवर्स और आत्मा को एक क्यों मानते थे, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि आश्रम की इंपॉर्टेंस क्या होती है, मोनेस्ट्रीज कैसे बनते थे, संघ्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बेसिकली एंड में ये देखेंगे चैप्टर के कि न्यू आइडियाज़ ओरल टीचिंग से कैसे स्प्रेड हुए ट्रैवल्स और राइटिंग से। तो बेसिकली हमको कुछ चाइनीज़ ट्रैवलर्स यहाँ देखने को मिलते हैं, जो मतलब इंडिया पे विजिट करते हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जब आ चुका था उसके बाद, और फिर वो अपनी चीज़ें अपनी बुक्स में लिखते हैं और फिर लोगों को, पूरी दुनिया को इनके बारे में पता चलता है। तो ट्रैवल से भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं। अगर हम ठीक से देखें तो साउथ में श्रीलंका के पास भी और काफ़ी दूर तक ये चीज़ें फैल जाती हैं। ओवरऑल दिस चैप्टर शोज हाउ फिलॉसफीज एंड रिलीजन शेप्ड इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। तो ये जो चैप्टर बेसिकली हमको ये बताता है कि जो फिलॉसफीज थे और जो रिलीजन्स थे उन्होंने इंडियन सोसाइटी और कल्चर को कैसे शेप किया। बेसिकली जो न्यू फिलॉसफी और जो रिलीजन्स आए इस टाइम पे, इनका क्या इंपॉर्टेंस था और इसने इंडियन सोसाइटी और कल्चर में क्या क्या चेंजेस लाए, इनके बारे में बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं की टर्म्स और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हमको चैप्टर को बेटर अंडरस्टैंड करना है तो अगर एक बार हम लोग एक की टर्म्स को पढ़ लेंगे और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ लेंगे तो जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हमको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उपनिषद्स की। तो उपनिषद्स कुछ नहीं थे, बेसिकली एक फिलोसफिकल टेक्स्ट थे जो कि मेन फोकस करते हैं सोल मतलब आत्मा पे और यूनिवर्सल स्पिरिट पे, इनका कनेक्शन क्या है, और कई लोग इन दोनों को एक ही माना करते थे। तो उन चीज़ों के बारे में भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो आत्मा क्या होती है, द इनर सोल, इनर सेल्फ और सोल। बेसिकली एक इंसान के अंदर जो खुद की मतलब एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। इनर सेल्फ, खुद को पहचानना काइंड ऑफ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मन बोलते हैं या फिर आत्मा बोलते हैं या सोल कह सकते हो। ये ब्रह्मांड है, ठीक है, ये ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मांड है, इसको जरा कंफ्यूज मत करिएगा। और ब्रह्मांड मतलब द अल्टीमेट यूनिवर्सल रियलिटी ऑफ सुप्रीम स्पिरिट। सुप्रीम स्पिरिट मतलब इससे ऊपर कोई नहीं है, ब्रह्मांड में ही सारी की सारी चीज़ें समाती हुई दिखेंगी, और ब्रह्मांड और सोल दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग को याद रखना है। तो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं रीइनिशिएशन के बारे में। तो इसका मतलब संन्यास होता है जब हम वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको संन्यास करते थे या छोड़ देते हैं अपने स्पिरिचुअल गोल्स के लिए, तो उसको हम रीइनिशिएशन बोलते हैं, ठीक है, संन्यास बोलते हैं बेसिकली। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। मेडिटेशन मतलब ध्यान होता है, आप जानते होंगे, जब हम लोग डीप कंसंट्रेशन करते हैं विजडम या फिर बुद्धि को लेने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिटेशन बोलते हैं। तो हम लोग बुद्धिज़्म की बात करते हैं। तो बुद्धिज़्म एक रिलीजन है जो कि गौतम बुद्ध ने मतलब बेसिकली फाइंड किया था। फाउंडर इनके गौतम बुद्ध थे, और उन्होंने बताया था कि अगर आप बुद्धिज़्म को फॉलो करेंगे तो आप अपनी सफरिंग्स को एंड कर पाएंगे। जैनिज्म बेसिकली जो फाउंड किया था वो किया था महावीरा ने, और उन्होंने बताया था अपने 2 टीचिंग्स को कि बेसिकली हमको हमेशा सच बोलना चाहिए, और नॉन वायलेंस मतलब ये है कि हर इंसान को, हर जीव को जीने का हक है, हमें उनका कत्ल या फिर उनको किसी भी तरीके की पीड़ा नहीं देनी चाहिए। तीर्थंकर्स क्या होते हैं, तीर्थंकर बेसिकली ये समझ लीजिए कि स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं, उनको हम लोग तीर्थंकर बोलते हैं। बट कहाँ के, जैनिज्म के, जो जैनिज्म के स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तीर्थंकर्स बोलते हैं। और इसमें जो महावीरा थे ये 24th थे, और आपको अगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की बात करें तो हमको सिर्फ 24th और 23rd ही तीर्थंकर के बारे में पता है। और जो ऋषभ देव थे उनके बारे में ये बताया जाता है कि ये विष्णु के अवतार हैं, ठीक है, और ये विष्णु पुराण में भी हमको मेंशन देखने को मिलता है। अहिंसा की बात करें तो अहिंसा मतलब होता है नॉन वायलेंस टुवर्ड्स ऑल लिविंग थिंग्स, कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके खिलाफ हमें कोई भी वायलेंस, कोई भी मतलब उनको दर्द तकलीफ या पीड़ा नहीं देनी चाहिए। संघ बेसिकली कम्युनिटी होती थी बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स की। नन्स मतलब जो लड़कियां होती थी, मॉन्क्स मतलब जो लड़के होते थे या फिर आदमी होते थे या फिर पुरुष हुआ करते थे, तो उनकी जो कम्युनिटी होती है उसको हम संघ बोलते हैं। और संघ के बारे में भी हम काफ़ी डीप में स्टडी करेंगे, ठीक है। बिहारा क्या होते हैं, बिहारा बेसिकली मोनेस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहा करते थे और पढ़ा करते थे। ये बिहारा बेसिकली लोग क्या करते थे कि जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे और या बड़े बड़े जो लोग होते थे जो कि बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते थे, वो लोग लैंड डोनेट कर दिया करते थे और वहाँ पे जाके फिर बिहारा बनाए जाया करते थे। और ये कई बिहारा हमको माउंटेन्स पे भी देखने को मिलते हैं, कहीं पे भी उन्होंने खोद दिया, बढ़िया अपनी गुफा बना ली और वहाँ पे जाके रहने लगे। स्टूपा क्या होता है, स्टूपा बेसिकली डोम शेप्ड होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का हमको देखने को मिलता है, बस इतना जान लीजिए। बाकी अगर आप इसकी फ़ोटो देखेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये किस लिए बनाया जाता था कि हम लोग बुद्ध भगवान को ऑनर कर पाएँ, उनकी रिस्पेक्ट के लिए और उनके ट्रेडिशंस के लिए जो कि टाइम से चले आ रहे हैं। ओके, लुम्बिनी बेसिकली याद कर लीजिए, लुम्बिनी है वो बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध है। तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कमेंट करके कोई ये बता दीजिए कि लुम्बिनी की लोकेशन क्या है।
बोध गया की बात करें तो बोध गया वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट मिलता है। एनलाइटमेंट मतलब होता है कि उनको बुद्धि की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनको पूरे जीवन के बारे में जितनी भी नॉलेज है वो सारी की सारी उनको कहाँ पे मिलती है? बोध गया में मिलती है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। सारनाथ की अगर बात करें तो सारनाथ वेयर बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन। तो जब सारनाथ में गौतम बुद्ध जी जब अपना पहला मतलब ज्ञान देते हैं या फिर पहले लोगों को जब पढ़ाते हैं पहली बार टीचिंग्स अपनी देते हैं, तो वो कहाँ पे देते हैं? वो जो गौतम बुद्ध देते हैं वो हमको देते हैं सारनाथ में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी हमको याद रखना है। तो ये जो कुशीनगर आप देख रहे हैं यहाँ पे वो है जहाँ पे गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण हो जाता है। महापरिनिर्वाण मतलब होता है उनकी डेथ हो जाती है। और जो कुशीनगर है इसको हम लोग कुशीनगर ना बोल के कुशीनारा बोलेंगे तो बेटर रहेगा। क्या बोलेंगे? कुशीनारा बोलेंगे, ठीक है? कुशीनगर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कुशीनारा बोलेंगे, ठीक है? और क्यों बोलेंगे? क्योंकि मेंशन है आपके एनसीईआरटीज में, तो क्या करें। राजगृह की बात करें तो ये अर्ली बुद्धिस्ट सेंटर है और यहाँ पे सबसे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल हमको देखने को मिलती है, ठीक है? श्रवण की बात करें तो श्रवणा मतलब बेसिकली ये होता है जब आप लोग स्पिरिचुअल टीचिंग्स को सुनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? श्रवण बोलते हैं, ठीक है? शस्त्रार्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है जब हम डिबेट करते हैं और फिलोसफिकल डिस्कशन करते हैं कि भाई जो आत्मा होती है वो जन्म ही क्यों लेती है, क्या लोग ये मृत्यु और जन्म की चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते, मोक्ष प्राप्त करने की चीज़ें क्या हैं। तो जब भी हम फिलोसफिकल डिस्कशन कर रहे होते हैं, डिबेट कर रहे होते हैं, तो उसको हम ये बोलते हैं शास्त्र रथा, ठीक है? याद कर लीजिएगा इसको। मिडिल पाथ बेसिकली होता है मध्य मार्ग और इसका मतलब होता है कि जो आपकी लग्जरी है, जो जीवन में आप लग्जरी लेके चल रहे हो उसके बीच में बैलेंस बनाएं और जो एक्सट्रीम हार्ड से मतलब जितनी आप मेहनत कर रहे हो जो लग्जरी को अवॉइड कर रहे हो उनके बीच में बेसिकली एक बैलेंस बना के चलो। ये नहीं कि आप खुद को पीड़ा ही देते जा रहे हो और ये नहीं कि आप पूरा लग्जरी में ही जीते जा रहे हो। तो इनके बीच में जो बैलेंस बना के चलना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यम मार्ग बोलते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करेंगे फोर नोबल ट्रुथ्स। ये देखो फोर नोबल जो ट्रुथ हैं ये बेसिकली कोर बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैं जो कि बताते हैं सफरिंग को ख़त्म कैसे किया जा सके। सफरिंग्स को ख़त्म करने की जो 4 चीज़ें हैं उनके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको जो 4 नोबल ट्रुथ है उनके बारे में ज़्यादा डीप में समझ में आ जाएगा। 8 फोल्ड पाथ क्या होता है? 8 प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली राइट कंडक्ट ऑफ बुद्धिज़्म के। बुद्धिज़्म को फॉलो करने के लिए बेसिकली 8 प्रिंसिपल्स हैं और उनके बारे में जब डीप में जानेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपका राइट व्यू होना चाहिए, राइट डिसीजन होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सही कैसे करें, कैसे पहचानें, वो सारी चीज़ें 8 फोल्ड पाथ में आती है। 8 फोल्ड पाथ में आती है जिसको अष्टांग मार्ग भी बोलते हैं। उपासक और उपासिकास बेसिकली होते हैं ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उपासक बोलते हैं या फिर उपासिकास बोलते हैं, मेल और फीमेल की वजह से। तपस्या की अगर बात करें तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और फास्टिंग इन जैनिज्म। तो जब जैनिज्म अगर आप फॉलो कर रहे हो और अगर आप एक डिसिप्लिन में रहते हैं और फास्टिंग मतलब खुद को भूखा रखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तपस्या बोलते हैं। और बेसिकली आप तपस्या मतलब जानते होंगे। तो कर्म मतलब बेसिकली ये होता है कि जो आज आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर लाइफ में देखने को मिलेगा। अगर आज आपने किसी को 2 थप्पड़ मारे बेवजह या फिर आपने किसी निर्दयी को सताया है तो आगे जाके आपके साथ भी यही चीज़ें होंगी और आज नहीं तो अगले जन्म में होंगी। जो भी आप अच्छा काम करोगे उसका फल आपको इस जन्म में मिलेगा और अगले जन्म में भी मिलेगा और गलत काम करोगे तो उसके साथ भी सेम चीज़ होगी। तो अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म था, इनका बेसिकली हमको जन्म देखने को मिलता है क्यों? बर्थ बेसिकली मतलब ये है कि जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म है वो एग्जिस्टेंस में आते ही क्यों हैं? इनकी नीड क्या पड़ती है? और सोसाइटी में ऐसा क्या होता है कि लोगों को लगता है कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जैसे भी रिलीजन होने चाहिए? तो सबसे पहले में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो ब्राह्मण्स थे उनका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और रिचुअल्स कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे। जो ब्राह्मण्स थे वो बोल रहे थे कि जितने भी रिचुअल्स होंगे सारे के सारे वो करेंगे और आप सबको गिफ्ट्स लाने पड़ेंगे और बहुत भी सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही थी। ब्राह्मण्स ने मोनोपोलाइज़ कर दिया था रिलीजन्स को और बता दिया था कि जितने भी सैक्रिफाइसेस होंगे, पहली बात तो सैक्रिफाइस सारे यही कराते थे और ऊपर से वो कॉस्टली होते जा रहे थे। जो मंत्र हैं, जो सुपरस्टिशंस हैं, जो भी हमारी बातें हैं, जो भी यकीन करते हैं, हमारी मान्यताएँ हैं, वो सारी की सारी हमको ब्राह्मण्स ही बता रहे थे और जो पूरी सोसाइटी थी वो बेसिकली पूरा डेवलप हो गई थी और पूरा झुक गई थी ब्राह्मण्स की तरफ। क्योंकि अगर आपको जीवन में कोई भी रिचुअल कराना है, क्योंकि मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको रिचुअल्स कराने पड़ेंगे, उस टाइम पे ये चलता था और उसके लिए आपको ब्राह्मण्स के पास ही जाना पड़ेगा। तो आपकी टोटल पूरी तरीके से मतलब ये समझो कि आप फँसे हुए हैं, अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको ब्राह्मण्स के पास जाना पड़ता था। तो इनकी जो डोमिनेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उसको कम करने के लिए काफ़ी लोग सारे के सारे जो 3 नीचे वाले वर्ग थे वो इनसे थोड़ा-सा खफ़ा-खफ़ा रहने लगे और सबसे ज़्यादा जो खफ़ा रहने लगे वो रहने लगे क्षत्रिय, ठीक है? मतलब रहने तो तीनों लगे थे बट स्टिल क्षत्रिय क्यों रहने लगे? क्योंकि क्षत्रिय ऐसे लोग थे आगे जाके जो कि रिलीजन बना लेते हैं इनके खिलाफ, है ना? वो इम्पोर्टेंट है जानने के लिए।
और जो कॉमन पीपल थे उनको लगा कि यार हमको तो भाई ये लोग ले ही नहीं रहे हैं, डिमांड फॉर सेपरेट सिंपलर पाथ। तो जो कॉमन पीपल्स थे उनको ये लगा कि भैया इतना सारा पैसा हम दे नहीं पाएंगे, सेक्रीफाइसेस हम करा नहीं पाएंगे, तो हमको तो एकदम अलग लग रहा है, हमें तो लग रहा है ये लोग हमको शामिल ही नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों में। तो उनको लगता था कि यार हम सोसाइटी से थोड़ा अलग हैं, और वो चाहते थे कि एक सिंपल पाथ बना दिया जाए मोक्ष का, और जो सारी चीज़ें रिचुअल्स वगैरह चलते हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए। लोगों की ये डिमांड थी कि हमें कुछ सिंपल चाहिए जीवन में, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों में हम नहीं पढ़ पाएंगे कि सारी की सारी चीज़ें आप बताओ कि घी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो सारी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फिर अपोजिशन बाय क्षत्रिय, जो कि अभी हम डिस्कस किए थे कि जो क्षत्रिय थे उनको ब्राह्मण्स की सुपीरियरिटी पसंद नहीं थी, वो नहीं जानते थे, वो नहीं चाहते थे कि जो ब्राह्मण जितने सुपीरियर क्यों हैं, जबकि सारे युद्ध तो हम लड़ रहे हैं, सबका प्रोटेक्शन तो हम कर रहे हैं, पूरी दुनियादारी को हम बचा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम लोग हैं, सारे काम हम ही लोग कर रहे हैं, ये लोग तो बस आके यज्ञ कर रहे हैं, और वो भी हम कर सकते हैं बट ये लोग करने नहीं देते। तो ये सारी सुपीरियरिटी देखकर जो क्षत्रिय थे वो अपोज करते हैं ब्राह्मण्स को। ठीक है। बोथ बुद्धा एंड महावीर दोनों की दोनों कौन थे? क्षत्रिय प्रिंस थे, और इन्हीं ने ब्राह्मण्स की सुपरमेसी को क्या किया था? चैलेंज किया था। और फिर आगे आगे जाके क्या हुआ वो तो हम लोग को पता ही है। ग्रोथ ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी, तो जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी उसका मतलब ग्रोथ देखने को मिलता है उस टाइम पे। आयरन टूल्स का यूज़ होने लगा, एग्रीकल्चर सरप्लस हो गया, ग्रोथ ऑफ टाउन्स, और जब टाउन्स बनने लगे तो देखो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। वैश्यास और ट्रेडर्स देखने को मिले। क्यों? क्योंकि ये लोग जंगलों वगैरह में काम किया करते थे, तो इनको लगा कि यार हमें एक प्रैक्टिकल एथिकल रिलीजन चाहिए, ना कि रिचुअल बेस्ड, कि ये नहीं कि ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लो तो ऐसा कर लो। भाई कोई प्रैक्टिकल चीज़ तो मिले कि हम ये कर रहे हैं और हमें इसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। हम ये कर रहे हैं तो हमको उनकी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, हमें बेसिकली इम्पैक्ट देखने को मिले। अब ये आप कह रहे हो कि ये रिचुअल करा लो तो ऐसा हो जाएगा, वो रिचुअल करा लो तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, और ये रिचुअल करा लो तो तुमको बच्चे हो जाएँगे। तो ये सारी चीज़ों पे ये लोग यकीन नहीं करते थे। कौन यकीन नहीं करते थे? वैश्यास और ट्रेडर्स यकीन नहीं करते थे। और यहीं से हमको ये भी पता चल जाता है कि वैश्यास हैं वो भी ब्राह्मण्स की सुपरमेसी को बेसिकली नकार रहे हैं। और यहाँ पे हमको वैदिक एज का मतलब खत्म देखने को मिल जाता है। ब्राह्मण्स की सुपरमेसी धीरे धीरे खत्म होती हुई देखने को मिलती है। सपोर्ट ऑफ वैश्यास एंड ट्रेडर्स, जो वैश्यास और ट्रेडर्स थे बेसिकली वो भी अहिंसा को बेसिकली इनकरेज कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि लोगों को मारा जाए, है ना, कि आप हॉर्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप जानवरों को बलिदान दे रहे हो, तो इन सारों के वो खिलाफ थे। मोरालिटी की बेसिकली बात करते थे, और एकदम सिंपल चीज़ों की बात करते थे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं चाहते थे। ठीक है। और ये जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म थे, और उनमें ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती थी। इसी वजह से ये जो लोग थे, कौन? वैश्यास और ट्रेडर्स, वो किसकी तरफ झुकाव उनका देखने को मिलता है? वो उनका झुकाव देखने को मिलता है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की तरफ। अर्बनाइजेशन एंड राइज ऑफ सिटी, जो अर्बनाइजेशन मतलब ये होता है कि सिटीज़ का राइज देखने को मिला, मतलब गाँव वाला जो इलाका था वो अर्बन होने लगा। अर्बन मतलब होता है सिटीज़ लाइक, जहाँ पे हमको ज़्यादा फैसिलिटीज़ देखने को मिले, ज़्यादा रिसोर्सेज़ देखने को मिले काइंड ऑफ। बाय 6th सेंचुरी बीसीई न्यू टाउन्स, नए शहर हमको देखने को मिलने लगे थे, जैसे राजगिरा हो गया, वैशाली हो गया, वाराणसी हो गया, उज्जैन हो गया। तो ये सारे डेवलप हो गए थे उस टाइम तक। सिटी लाइफ डिमांडेड न्यू मोरल कोड्स बियॉन्ड रूरल ब्राह्मिकल रिचुअल्स। अब जो लोग भाई गाँव से लेकर शहर में आने लगे हैं, तो अब वो गाँव की परंपराओं को नहीं मानना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि भाई ये रिचुअल चल रहे हैं, हम उनके मतलब उनसे बंधा नहीं रहना चाहते। हमको न्यू प्रिंसिपल चाहिए, हमको न्यू मोरल चाहिए, हमको न्यू एथिकल चीज़ें चाहिए। हमें जानना है कि गलत क्या है, सही क्या है। हमको नई चीज़ें सीखनी है जीवन में। हम ये पुराने जो आपके चल रहे हैं, रिचुअल चल रहे हैं, उनके बियॉन्ड जाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें भी हमको देखने को मिली जब अर्बनाइजेशन और राइज़ ऑफ सिटीज़ हमको देखने को मिलता है। तो ये भी रीज़न्स थे। इक्वालिटी एंड सोशल रिफॉर्म, सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो था इक्वालिटी, वो देखने को नहीं मिलती थी। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म रिजेक्टेड कास्ट सुपीरियरिटी, जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म कहते हैं वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं होता कि ब्राह्मण से ऊपर रहेंगे, शूद्र नीचे रहेंगे, वैश्य नीचे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने बोला कि कास्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है, और जितने भी लोग थे, भले ही वो शूद्र हो, भले ही वो औरतें हों, सबको ये लोग आने दे रहे थे, अपने जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में शामिल होने दे रहे थे। अगर आप संघ में भी देखोगे तो हम लोग को जैनिज़्म में और मतलब बुद्धिज़्म में दोनों लोग देखने को मिलते हैं, मेंस और वुमेन्स दोनों। और वहाँ पे ऐसा होता है कि जिस पल आप संघ के अंदर आ गए, आप अपनी जात, आप अपना धर्म, आप अपना मतलब सारी की सारी चीज़ें भूल जाइए, कि आप कहाँ से जन्म लिए, आप राजा थे कि नहीं थे, वो सब भूल जाइए। ठीक है? और ये हमें बेसिकली एक छोटा-सा टेस्ट देखने को मिलता है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। और डिग्निटी मतलब ये है कि जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनके साथ भी उत्पीड़ना नहीं होगी, उनके साथ भी गलत चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। ये लोग इस चीज़ का प्रॉमिस करते थे, और जो कि सच करते थे, वो ऐसा नहीं करते थे। मतलब जैनिज़्म, बुद्धिज़्म में हमको कोई भी इनइक्वालिटी तो देखने को नहीं मिलती थी। क्वेस्ट फॉर सिंपलर रिलीजन, क्वेस्ट मतलब होता है जब हम लोग सर्च करते हैं, जब हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ढूँढते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं,
सिंपल रीजन के लिए पीपल वर टायर्ड ऑफ कॉस्टली यज्ञ एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस। वही चीज़ को हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं कि जो एनिमल के सेक्रीफाइसेस होते थे उन पे लोगों का भरोसा उठ चुका था, और जो महंगे महंगे यज्ञ होते थे उनसे भी लोगों का भरोसा उठ चुका था। वो नहीं चाहते थे कि हम ये चीज़ें करें बार बार। ठीक है, दे वॉन्ट अस डायरेक्ट स्पिरिचुअल पाथ। वो चाहते थे कि सीधा बताओ हम किस ऐसे मार्ग पे चलें कि हमको मोक्ष मिल जाए, भले ही वो मेडिटेशन हो, अहिंसा और मोरलिटी, और ये सारी चीज़ें हमको जैनिज्म और बुद्धिज्म में देखने को मिलेंगी। और रिलीजियस फर्मेंट ऑफ द एज। रिलीजियस फर्मेंट ऑफ द एज का मतलब ये बेसिकली होता है कि ऐसा नहीं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म ही देखने को मिले, हमको बहुत सारे सेक्ट्स देखने को मिले, लगभग 62 सेक्ट्स देखने को मिले, बट जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है वो सबसे ज़्यादा ऊपर आए, है ना। लाइक ये भी आप नेम देख पा रहे होंगे, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मेड न्यू सेक्ट्स पॉसिबल। और जब कंपटीशन चली, लोगों को लगा कि हमें चीज़ की नीड है। देखो, जब किसी चीज़ की नीड होती है तभी उसका आविष्कार होता है। तो लोगों को नीड लगी कि नहीं नहीं, अब हमें रिचुअल से परे जाना है, तो उस टाइम पे सेक्ट्स देखने को मिलने लगे। ठीक, और सेक्ट्स वैसे होते क्या हैं, जरा ये कमेंट करके हमको बता दो। धर्म होते हैं, रिलीजन होते हैं, या फिर बहुत सारा छोटा सा ग्रुप होता है, क्या होते हैं सेक्ट्स? ठीक है, और पैटर्नेज मतलब क्या होता है ये भी बता दीजिए। ये भूल जाइए क्या लिखा है। ठीक है, पैट्रनेज मतलब क्या होता है ये भी बता दीजिए। तो पैट्रनेज मतलब ये होता है कि जब लोग सपोर्ट करें आपको, बेसिकली पैसे से सपोर्ट करें, फाइनेंशियल सपोर्ट करें। तो वो बिंबिसार करते हैं, अजातशत्रु करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं, अशोका करते हैं, कुछ लोग बुद्धिज्म को और कुछ लोग जैनिज्म को। तो जब ये लोग सपोर्ट करते हैं तो जैनिज्म बुद्धिज्म और राइज कर जाता है। तो इसी वजह से हमको जैनिज्म और बुद्धिज्म का बर्थ देखने को मिलता है। ठीक है, देयर पैटर्नेज गिव दिस रिलीजन पॉपुलरिटी। और जब इन लोगों ने पैटर्नेज करा इनको, और इन लोगों को इन्होंने सहारा दिया और पैसे दिए, तो हमको इसकी पॉपुलैरिटी भी देखने को मिलती है, किसकी? जैनिज्म और बुद्धिज्म की। तो बस इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि रीजंस क्या थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म क्यों आया। तो अगर आप आपसे कोई रीज़न पूछे तो आप ज़रा मुझे कमेंट में 5 लाइन में 5 रीजंस बता दीजिए। आपको डीप में नहीं बताना है, आपको सिर्फ 5 रीजन बताने हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म का जन्म क्यों हुआ। ठीक है? अब हम लोग जो बात करने वाले, वो हम लोग बात करने वाले कि इम्पैक्ट क्या पड़ा, कि जब जैनिज्म और बुद्धिज्म आ गए तो लोगों का इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो देखो, स्ट्रेंथनिंग द महाजनपद, जो महाजनपद थे उनमें बेसिकली थोड़ी ताकत देखने को मिली। मतलब एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, महाजनपद जितने भी थे वो सारे के सारे मजबूत हो गए। सिंपल मोरल कोड हो गया, इम्प्रूव्ड सोसाइटी, कि अब ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स थी नहीं, तो जो एक मोरल कोड बने वो सिंपल थे और लोग इसको फॉलो कर पाए, तो इस वजह से सोसाइटी में भी हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। और जो थिंकर्स थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये रिचुअल्स होता था, इसके खिलाफ हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। उन्होंने रिचुअल्स के खिलाफ भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। मोनोपोली ऑन रिलीजन ब्रोकन, कि एक जो आप मोनोपोली चला के चल रहे थे कि ब्राह्मण ही सारी चीज़ें करेंगे, वो टूट गई। अब जो अच्छा करना चाहता है ब्राह्मण्स, मतलब ब्राह्मण्स के अलावा भी जो बुद्धिज्म और जैनिज्म में आना चाहता है तो वो जा सकता है। अब ये नहीं कि सिर्फ एक ही रिलीजन चल रहा है, बहुत सारे रिलीजन चल रहे थे उस टाइम पे, सबसे ज़्यादा बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, कास्ट चैलेंज की बात करें तो इक्वलिटी फॉर शूद्रास एंड वुमेन्स, बेसिकली ये था कि जो कास्ट की सुपीरियरिटी थी वो भी खत्म हो गई थी। अब ब्राह्मण सुपीरियर नहीं थे, अब क्षत्रिय सुपीरियर नहीं थे, अब शूद्र नीचे नहीं थे, वैसे नीचे नहीं थे। अब जो जिस रिलीजन में जाना चाहता है, जिसको जो जैसा बेटर लगता है उसको फॉलो कर सकता था। तो ये भी हमको खत्म होते हुए देखने को मिलते हैं। ग्रोथ ऑफ सिटीज़ का बेसिकली और ज़्यादा ग्रोथ होने लगा। अर्बन इकोनॉमी सपोर्टेड फ्यू फेथ्स, कि जब अर्बन इकोनॉमी थी तो उन्होंने अपने कुछ बिलीव बना लिए, कुछ चीज़ों पे भरोसा करना स्टार्ट कर दिया। उनकी खुद की मान्यताएँ, फेथ है, हमारा ये भरोसा है ना? बहुत सारी चीज़ें। स्प्रेड ऑफ अहिंसा बेसिकली ये था कि जो एनिमल सैक्रिफाइस काफ़ी सारे हुए करते थे, तो जब जैनिज्म और बुद्धिज्म आए और उनके लोगों ने जब टीचिंग्स देखी, तो उन्होंने एनिमल सैक्रिफाइसेस को कम कर दिया। होते तब भी थे क्योंकि ब्राह्मण्स तो तब भी थे, रिचुअल्स तो तब भी होते थे, बट कम देखने को मिलने लगे टाइम के साथ। मोनेस्टिक ऑर्डर मतलब हमको संघों की, काफ़ी संघों का उदय हुआ और हमको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। तो वहाँ पे मॉन्क्स और जो नन्स थे उन्होंने उनकी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस लाइफ हमको देखने को मिली संघ के अंदर, बिहाराज के अंदर, है ना? बिहाराज क्या होता है ज़रा कमेंट करके बता दीजिए। रॉयल पैट्रनेज मतलब वही है कि बिंबिसार और अशोका जैसे लोगों ने इनको सपोर्ट किया। तो कल्चर इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो ये बेसिकली हमको हर जगह फैला हुआ देखने को मिलता है। इंडिया के बाहर भी और एशिया के एकदम साउथर्न पार्ट में काफ़ी ज़्यादा फैला। जापान में भी गया, चाइना में भी जगह, और काफ़ी जगह जाके ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म स्प्रेड हो गया। तो अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध की, उनकी पूरी लाइफ की, और उसके बाद फिर हम बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बर्थ एंड अर्ली लाइफ, और यहाँ पे बेसिकली आप टाइम पीरियड देख लीजिए कि 563 बीसी में इनका जन्म होता है और 483 बीसी में इनकी बेसिकली महानिर्वाणा हो जाता है। अब वो होता क्या है महापरिनिर्वाणा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे ऊपर अभी हम डिस्कस किया था कि महापरिनिर्वाणा होता क्या है, कमेंट करके बता दीजिए।
तो वर्थ और अगर अर्ली लाइफ की बात करें तो इनका नाम जो था वो नाम था सिद्धार्थ गौतम। तो जो गौतम भगवान थे, जो गौतम बुद्ध थे, उनका जो बचपन का नाम था वो क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 बीसी में लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ है वो आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे देखो आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। और आज से लगभग 2500 साल पहले। फैमिली की अगर बात करें तो सुद्धोधना जो कि इनके फादर थे वो बेसिकली चीफ थे शाक्य क्लैन के। मदर की अगर बात करें तो मदर का नाम माया देवी था। वैसे ज़्यादा चीज़ें इतना डिटेल में हमको जानने की नीड है नहीं पिताजी और माताजी के बारे में, बट स्टिल बस नेम याद रख लेना कि जो इनकी माताजी थी उनका नाम था माया देवी, जो कि मतलब इनके बर्थ के का कुछ समय बाद ही मतलब चल बसती हैं। उसके बाद जो इनका पूरा ख्याल रखती है वो उनकी स्टेप मदर रखती है, इनका नाम होता है प्रजापति गौतमी। तो यही इनको पूरा मतलब रेस करती, मतलब स्टार्टिंग से देखती हैं कि ये कैसे बड़े हुए हैं। वो सारी चीज़ें कौन देखता है? प्रजापति गौतमी। क्लैन की बात करें तो ये क्षत्रिय क्लैन से थे और उनका गण कौन सा था? तो वो शाक्य गण था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। प्रेडिक्शन की बात करें तो एक एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं इनके, जब इनका जन्म होता है तो वो बताते हैं कि या तो ये बहुत बड़े किंग बनेंगे या तो ये बहुत बड़े स्पिरिचुअल टीचर बनेंगे। तो ये जो इनके पिताजी हैं वो कहते हैं अरे नहीं स्पिरिचुअल टीचर नहीं बनना चाहिए, संन्यास नहीं लेना चाहिए, वरना फिर ग्रेट किंग कैसे बनेंगे। तो राज्य में जितनी भी चीज़ें होती हैं मतलब सुनने को मिलता है, और यही स्टोरी है बेसिकली। आपने सुनी भी होगी कि राज्य में जितनी भी चीज़ें होती हैं मतलब दुख, पीड़ा, कष्ट, मृत्यु, रोग वाली जितनी भी चीज़ होती है सारी की सारी ये गौतम बुद्ध जी के जीवन में कभी आने ही नहीं देते। जब उनके जीवन में कभी ये सारी चीज़ें आती ही नहीं थी तो उनको पता ही नहीं था कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कि मृत्यु जैसा भी कुछ होता है और लोग बूढ़े भी होते हैं, पीड़ा जैसा भी कुछ होता है, कष्ट भी जैसा कुछ होता है। और कुछ समय बाद जब वो बाहर निकलते हैं अपने बेसिकली राज्य से, तो वहाँ पे उनको देखने को मिलता है कि इंसान बीमार भी हो रहे हैं, इंसान की डेथ भी हो रही है, लोग पीड़ा में हैं, लोगों ने अपने घर वालों को खो दिया। ये सारी चीज़ें जब वो देखते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें इन सारी चीज़ों का जानना है कि ये चीज़ें होती क्यों हैं, ठीक है। तो देखो, तो अगर अर्ली लाइफ की बात करें तो जो उनकी अर्ली लाइफ होती है वो लग्जरी में बेसिकली बीतती है, क्योंकि ये मतलब प्रिंस होते हैं तो कपिलावस्तु में इनकी लाइफ बीतती है। ये जो शादी करते हैं वो यशोधरा से शादी करते हैं और इनका जो पुत्र होता है उसका नाम क्या होता है? राहुला। वैसे राहुल अगर बोलेंगे, वैसे ए लग जाता है इस वजह से, वैसे राहुल बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे? राहुल बोलेंगे। तो 4 जो चीज़ें थी जिसकी वजह से इनको लगा कि नहीं यार, ये जीवन के बारे में हमको और सारी चीज़ें जाननी है। तो जब 29 की एज थी सिद्धार्थ की, जिनका नाम है गौतम बुद्धा, तो वो 4 चीज़ें देखते हैं जो कि उनकी लाइफ को पूरा चेंज कर देती है। वो एक बूढ़े इंसान को देखते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं ओल्ड मैन, तो उनको पता चलता है कि यार इंसान बूढ़ा भी होता है, ये इंसान बूढ़ा कैसे हो गया? तो फ़िल्म के मतलब जो क्रिएटर होते हैं वो बताते हैं कि हाँ सर, बूढ़े तो होते ही हैं, सब बूढ़े होते हैं, आप भी बूढ़े होंगे। तो उनको लगता है कि यार हमें तो ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी। उसके बाद एक वो बीमार व्यक्ति को देखते हैं, तब उनको पता चलता है कि इंसान बीमार भी होता है। फिर वो देखते हैं कि एक डेड बॉडी, तो उनको पता चलता है कि डेथ कि मतलब एक चीज़ ऐसी भी होती है कि इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, ख़त्म है इंसान। फिर ये मॉन्क और एशिएटिक बेसिकली मतलब होता है जो सारी की सारी चीज़ें त्याग चुका हो और मतलब एकदम खुश वाला जीवन जी रहा हो, तो वो इनको भी देखते हैं। तो उनको चारों चीज़ में जो सबसे बेटर लगता है वो ये लगता है और वो कहते हैं कि हम भी सच की तलाश में घूमेंगे और जब तक हमको सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी तब तक हम मतलब ये लग्ज़री में नहीं जिएँगे। तो फिर वो अपना पैलेस जो उनका महल है उसको छोड़ देते हैं और किस लिए छोड़ देते हैं? क्योंकि वो सत्य की तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। कौन? सिद्धार्थ, जिनका नाम क्या है? गौतम बुद्ध। अभी वो गौतम बुद्ध नहीं है, अभी वो समय पे बनेंगे जब उनको एनलाइटमेंट मिल जाएगा। अभी वो सिद्धार्थ हैं, ठीक है? तो रिनंसिएशन मतलब होता है ग्रेट डिपार्चर और इसका एक और नाम होता है जो कि यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे, ठीक है? महाविनाशकर्माना, ठीक है? महाविनाशकर्माना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द ग्रेट डिपार्चर बोलते हैं। 29 की एज में ये बेसिकली अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं और जितनी भी उनकी जो संपत्ति होती है उसको भी छोड़ देते हैं। वॉन्डर्ड एज एन एशिएटिक सर्चिंग फॉर अ वे ऑफ एंडिंग सफरिंग, मतलब एक भिक्षुक की तरह या फिर एक खोए हुए व्यक्ति की तरह ये हर जगह घूमते हुए देखने को मिलते हैं ज्ञान की तलाश में। और ये जानना चाहते हैं कि जितनी भी ये सफ़रिंग है, जितनी भी ये पीड़ाएँ हैं, इनका अंत क्या है? इनका निवारण क्या है? इन सबको ख़त्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो उसकी खोज में ये बेसिकली निकलते हैं। उनके कुछ स्पेशल टीचर्स और प्रैक्टिसेस की बात कर लेते हैं कि वो क्या करा करते थे और टीचर्स कौन थे? तो उनके जो टीचर्स थे वो थे अलारा कलामा, ये बेसिकली इनको मेडिटेशन का ज्ञान देते हैं और साथ में इनको उदाका रामपुट्टा भी देखने को मिलते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है, इनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है? और इसके बाद अगर प्रैक्टिस की बात करें तो हमको देखने को मिलता है कि ये फास्टिंग भी करते हैं और इनके 5 कंपेनियन होते हैं जो कि इनके साथ होते हैं। कंपेनियन मतलब होता है कि इनके साथ 5 लोग थे जो कि इनको फॉलो कर रहे थे और ये बेसिकली 6 साल तक
उरुवेला जो है जगह, जो कि मॉडर्न बोध गया के आसपास है, वहाँ पे ये लोग फास्टिंग करा करते थे। बट जब एकदम इनकी डेथ होने वाली थी स्टारवेशन से, मतलब भूख काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, मतलब एकदम पूरी बॉडी में कुछ नहीं बचा था। तो उस टाइम पे गौतम बुद्ध जी को लगता है कि यार ये एक्सट्रीम पेनेंस है, मतलब जो सेल्फ पनिशमेंट है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, इससे कुछ नहीं मिलने वाला और ये सॉल्यूशन नहीं है। तो अब जो 5 लोग थे, उनको लगा कि गौतम जी आप जो बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग भूखे नहीं रहेंगे तो हमको जीवन में कभी ज्ञान मिलेगा ही नहीं। बट गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि नहीं यार, खुद को पीड़ा देना सही नहीं है। तो इसी टाइम पे ये जो 5 लोग हैं, ये गौतम बुद्ध जी को छोड़ के चले जाते हैं और ये बात इम्पोर्टेंट है। और जब गौतम बुद्ध जी में ये मतलब एनलाइटमेंट उनको मिल जाता है, उसके बाद ये 5 लोग वापस आ जाते हैं। ठीक है? और यही 5 फॉलोवर्स बनते हैं, सबसे पहले उनकी बातें सुनते हैं। एनलाइटमेंट की बात करें तो इनको 35 की एज में एनलाइटमेंट मिल जाता है। प्लेस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोध गया प्लेस है। और किसके ट्री के नीचे? बोधि ट्री के नीचे। बोधि ट्री का मतलब बेसिकली होता है पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनको इस जगह क्या मिल जाता है? निर्वाणा मिल जाता है। एनलाइटमेंट मतलब होता है ज्ञान, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वाणा। क्या ये इंपॉर्टेंट है? तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको रात को नींद आ रही है, फिर भी इस चीज़ को मत भूलिएगा कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर जो मैंने नाम लिए हैं, परिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा, ये सारी चीज़ें भी याद रखिएगा। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनसे क्वेश्चन सीधे बनते हैं। बिकेम बुद्धा, और इस टाइम पे ये गौतम बुद्ध जी थे। जो गौतम थे, जो सिद्धार्थ थे, वो गौतम बुद्ध बन जाते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? द इनलाइटेंड वन, द वाइस वन। एक ज्ञानी व्यक्ति, या फिर जिनके पास जीवन का सारा ज्ञान है। कोर टीचिंग्स, ये बेसिकली 4 चीज़ें बताते हैं। वो बताते हैं कि देखो, जीवन में अगर आपके पास दुख है तो अच्छा, दुखी की बात कर लेते हैं। तो वो बताते हैं कि लाइफ इज सफरिंग, कि लाइफ में बहुत सारे दुख हैं। वो कहते हैं हाँ, दुख तो हैं। तो वो कहते हैं इन दुख को खत्म करने के लिए एक रास्ता है। वो कहते हैं रास्ता तो चलो ठीक है, पर इसका बेसिकली रीज़न क्या है? हमको दुख होता ही क्यों है? हमको सफ़रिंग झेलनी ही क्यों मिलती हैं? तो बता देंगे जो सफ़रिंग्स आपको देखने को मिलती है, वो इसलिए देखने को मिलती हैं क्योंकि आपके अंदर डिज़ायर्स हैं। आपकी इच्छा है कि आपकी एसएससी में नौकरी लग जाए। आपकी इच्छा है कि आप लाखों के पैकेज कमाएँ। आपकी इच्छा है कि आप मतलब बहुत अमीर आदमी बन जाएँ। तो जब ये आप चाह अपने मन में रखते रहेंगे, तो तब तक आपको दुःख होता रहेगा। तो फिर लोग पूछते हैं कि इसका मतलब क्या करा जाए? तो बोलते हैं कि दुःख निरोध करने के लिए भी एक चीज़ है। एक चीज़ है, अगर आप उसके रास्ते पे चलेंगे तो आपका जो दुःख है वो खत्म हो जाएगा। और लोग पूछते हैं वो क्या चीज़ है जिसके रास्ते पे हम चलेंगे तो दुःख खत्म हो जाएगा? तो वो बताते हैं उस रास्ते का नाम है एट फोल्ड पाथ, मतलब अष्टांग मार्ग। अगर आप अष्टांग मार्ग पे चलेंगे तो जितने भी दुःख आपके अंदर है वो सारे खत्म हो जाएँगे। जो दुःख का कारण बेसिकली होता है, दुःख का कारण होता है थ्रस्ट, मतलब चीज़ों की लालसा, चीज़ों को ज़्यादा जानना, आपकी डिज़ायर, जिसको हम तृष्णा, थ्रस्ट और तन्हा भी बोलते हैं। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है? और दुःख को खत्म करने के लिए दुःख निरोध और इन सब को खत्म करने के लिए क्या फॉलो करना पड़ेगा? अष्टांग मार्ग फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एट फोल्ड पाथ बोलते हैं। कि एट फोल्ड पाथ क्या होते हैं, जल्दी-जल्दी देख लेते हैं। कि आपका राइट व्यू होना चाहिए। राइट व्यू मतलब कि आप 4 जो नोबल ट्रुथ्स हैं उनके बारे में समझते हैं। राइट इंटेंशन होना चाहिए। आपके अंदर की जो मतलब संकल्प है वो राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए। थिंकिंग ऑफ रिनंसिएशन, कि हमको जीवन में मतलब ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे अंदर कोई भी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर जो हमारी विल पावर है वो काफ़ी वीक हो। तो हमारी जो विल पावर है वो वीक नहीं होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। उसकी ये बात करते हैं। वो बोलते हैं राइट स्पीच, जब भी चीज़ें बोलो हमेशा अच्छे मन से बोलो, सच बोलो, मन से बोलो, और जो गंदे शब्द हैं, गंदे वचन हैं आपके अंदर, उनको ना निकालें दूसरों के प्रति। अगर आप दूसरों के प्रति गंदे वचन निकालेंगे तो वो गलत है और राइट स्पीच में नहीं आता है। तो अगर आपको राइट स्पीच करना है तो आपको किसी व्यक्ति को गलत नहीं बोलना चाहिए। और आज के ज़माने में अगर आप गाली नहीं देंगे तो लोग आपको कूल नहीं समझेंगे, और कूल बनने के लिए इंसान गाली देता है। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे आपको सिर्फ गालियाँ देखने को मिलती हैं, और कॉमेडी के नाम पे भी बस यही देखने को मिलता है। अगर आप रील्स देखते होंगे तो आपको आइडिया होगा। राइट एक्शन मतलब होता है कि आप मोरली एक्टिंग करें, आप मतलब मोरली एक्ट करें, आप किलिंग ना करें, आप चोरी ना करें, आप रॉन्ग डीड्स में ना पड़े। रॉन्ग डीड्स मतलब ये होता है कि गलत कामों में ना पड़े बेसिकली, वो मतलब ये कहना चाह रहे हैं। राइट लिवलीहुड मतलब होता है अर्निंग अ लिविंग विदाउट हार्मिंग अदर्स, कि आप किसी का मतलब स्मगल कर रहे हो चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें मत करो। अगर किसी को दुःख पहुँच रहा है आपके पैसे कमाने से तो वो गलत है। लाइक मैं आपसे बोलूँ कि 3-3 हज़ार रुपए दोगे तभी ये लेक्चर पढ़ाऊँगा, तो फिर तो मैं बड़ा बदतमीज़ व्यक्ति हूँ। फिर तो आपको मुझे गंदी-गंदी गाली देनी चाहिए। बट जिस पल आप गंदी-गंदी गाली देंगे तो आप राइट स्पीच वाले को तोड़ देंगे, तो ऐसा मत करना। बाकी क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं करने भी नहीं वाला, सारी चीज़ें फ्री रहने वाली हैं, ठीक है? राइट एफर्ट की बात होती है कि जो आपके एफर्ट्स हैं वो राइट होने चाहिए। आपके अंदर अच्छे थॉट्स होने चाहिए। जो गंदे-गंदे थॉट्स आपके मन में आते हैं, आजकल 13 साल से लेके 24 साल की उम्र के बच्चों के अंदर जो गंदे-गंदे थॉट्स आते हैं,
भले ही वो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता, छोड़िए। तो उन थॉट्स को आपको मारना पड़ेगा अपने अंदर का, है ना? राइट माइंडफुलनेस होनी चाहिए। आपको अपने बॉडी, माइंड और फीलिंग्स को कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है? और राइट कंसंट्रेशन भी होना चाहिए कि हमको प्रैक्टिस करना चाहिए मेडिटेशन को, मेंटल फोकस और शांति के लिए। तो यही वो 8 चीज़ें अगर आप करेंगे, तो आपको जीवन में दुःख का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेन चीज़ जो आपकी डिज़ायर्स, अगर आप उनको भूल जाएँ, आपकी जो चाह है कि हमको एसएससी में सिलेक्शन लेना है, उसको ना छोड़ के अगर आप ये सोचें कि हमको तो बस 200 में से 160 नंबर लाने हैं, तो ये आपका गोल होता है। और यहाँ पे आप ये नहीं सोच रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, अब आप सही सोच रहे हैं, ये आपका टारगेट है। बट अगर आप इसको स्किप कर दो, टियर 2 को स्किप कर दो, उसका रिजल्ट स्किप कर दो और 2-3 महीने का इंटरव्यू, सारी चीज़ें स्किप कर दो, सीधा ये सोचो कि हम बहुत पैसे वाले हो जाएँगे, तो गलत है। आपको सीधा चीज़ों से ऊपर जंप नहीं करना होता है, आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स ही चलना होगा। और अगर इन शॉर्ट की बात करें, तो मोरल कंडक्ट और मेंटल डिसिप्लिन और विज़डम को अगर मिला के चलेंगे, तो 8 फोल्ड पाथ जो कि अष्टांग मार्ग होता है, वो बन जाता है। अब एक होता है मिडल पाथ मतलब होता है मध्यम मार्ग। तो अवॉइड एक्सट्रीम ऑफ लग्जरी एंड सीवियर पेनेंस, फॉलो बैलेंस। मतलब जितना आप अपने आप को खुद को पीड़ा दे रहे हो, वो भी मत करिए, और जो आप हद से ज़्यादा पैसे में जी रहे हो, चीज़ों का दिखावा कर रहे हो, स्टेटस डाल रहे हो और मेंशन कर रहे हो लोगों को, लिख रहे हो कि लोग मुझसे जलो मत, मैं तो ये हूँ, वो हूँ, तो ये चीज़ लग्ज़री में मत जियो और ऊपर से खुद को इतना तकलीफ़ ही मत दो, बैलेंस बना के चलो। उसको बोलते हैं मिडल पाथ और उसी को बोलते हैं मध्यम मार्ग, ठीक है? अहिंसा मतलब होता है नॉन वायलेंस, तो सबकी लाइफ़ की बेसिकली रिस्पेक्ट करो। अगर कोई चूहा है तो ये मतलब नहीं कि आप उसको मार दो, है ना? कर्म और रीवर्थ के एक चीज़ होती है कि जो आप कर्म करेंगे वो आज नहीं तो आपके अगले जन्म में आपको वो भोगने को मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। इक्वालिटी की बात करें तो भाई जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटा दो। क्योंकि जो अब बेसिकली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमको यहाँ देखने को नहीं मिलती, उस इक्वालिटी की बात करें, उसको हटा दो। और वो हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि वुमेन, शूद्र और जो कॉमन पीपल है सबका वेलकम करते हैं अपने रिलीजन में, अपने संघ में, हर जगह। ये टीचिंग थी सारी की सारी हमको प्राकृत लैंग्वेज में देखने को मिलती है। वन मोर थिंग, जो प्राकृत लैंग्वेज है इसके भी कई डिविजन्स हैं, मतलब ये कई तरीके की होती हैं। तो कौन-कौन से तरीके की होती हैं ज़रा कमेंट करके बता ही दीजिए। तो फर्स्ट सरमन हमको कहाँ देखने को मिलता है, जिसको हम लोग धर्म चक्र परिवर्तना भी बोलते हैं। ये धर्म को ही धम्म बोला जाता है बुद्धिज़्म में, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है? तो ये हमको जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है वाराणसी के पास सारनाथ में। ऑडियंस में बेसिकली 5 लोग होते हैं और ये वही 5 हैं जो बुद्ध भगवान को पहले छोड़ के चले गए थे। क्योंकि उनको लगा था अरे आप खुद को पीड़ा नहीं देंगे तो आपको जीवन में ज्ञान मिलेगा ही नहीं। और फिर ये कहते हैं भाई साहब बड़े भैया गलती हो गई, आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। तो ये चीज़ होती है कि किसी को कभी मतलब बुरे हाल पे मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो, पता चलेगा आपको जीवन में, है ना? टॉट 4 नोबल ट्रुथ एंड 8 फोल्ड पाथ, और यहीं पे वो 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ की बात करते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म। और इस इवेंट को क्या बोलते हैं कि जो धर्म का जो चक्र है, जो पहिया है, वो घूम चुका है, ठीक है? स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म की अगर बात करें तो ये बेसिकली अपने धर्म को, जो गौतम बुद्ध जी हैं, अपने धर्म को लगभग 45 साल तक हर जगह अपनी टीचिंग्स के द्वारा हर जगह नॉर्थर्न इंडिया में फैलाते हुए जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट किंगडम थे जैसे मगध और कौशल हो गए, वो भी इनको सपोर्ट किया करते थे। बिल्ट इन संघ, मतलब ये संघ बनाते थे जहाँ कम्युनिटीज़ होती थी मॉन्क्स और नन्स की। फॉलोड लिव्ड इन विहारास, फॉलोवर्स जो इनके होते थे वो बिहारास में रहते थे, बेसिकली मोनेस्ट्रीज में। मोनेस्ट्रीज एग्जैक्टली क्या होता है इसका जरा कमेंट करके बता दीजिए, और उपासिकास क्या होता है ये कमेंट करके बता दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला होते क्या है ये, ठीक है? बुद्ध जी के लास्ट दिनों की अगर बात करें तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाणा। तो महापरिनिर्वाणा मतलब क्या होता है वो आपको बता दीजिए, आपको 2-3 बार बता चुके हैं। और इनकी जो एज होती है वो कितनी होती है? 80 होती है। प्लेस होती है कुशीनगर होती है, जब इनको महापरिनिर्वाणा प्राप्त हो जाता है। और उसको क्या बोलते हैं वो हमको कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है? और निर्वाणा मतलब होता है जब कोई आपके अंदर सेंस ना हो, ना आप खुश हो, ना आप दुखी हो, ना आप एक्साइटेड हो, बस कुछ ना हो, खुद पे हद से ज़्यादा कंट्रोल हो, मतलब कुछ भी ना हो, एकदम कंप्लीट साइलेंस समझ लीजिए। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फाइनल निर्वाणा, ठीक है? कि आप सारी चीज़ों से परे हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट प्लेस गौतम बुद्ध जी के बारे में, गौतम बुद्ध जी की अगर लाइफ के बारे में पढ़ना है तो ये इंपॉर्टेंट प्लेस है जिनको हम लोग इग्नोर किसी भी हालत में नहीं कर सकते। लुम्बिनी इनकी बर्थ प्लेस थी। चाइल्डहुड और यूथ इनका जो बीता वो बीता कपालवस्तु में। और इनलाइटमेंट जो इनको मिलता है वो मिलता है उर्वेला बोधगया में। सारनाथ इनका फर्स्ट सरमन देखने को मिलता है। राजगृह इंपॉर्टेंस बुद्धिस्ट काउंसिल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको भी हम ऊपर डिस्कस किए थे, बाद में इनकी लाइफ में डिस्कस नहीं कर पाए।
और श्रावस्ती इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब रेनी सीजन्स हुआ करते थे उस टाइम पे यही टीचिंग्स दिया करते थे। स्पेंट मैनी रेनी सीजन्स टीचिंग्स, जब काफ़ी रेनी मतलब बारिश वगैरह हो जाया करती है तभी ये लोग रोका करते थे, वरना ये मतलब हमेशा घूमते रहा करते थे। तो उस टाइम पे इन्होंने जो श्रावस्ती है वहाँ पे भी काफ़ी टीचिंग्स दी। और कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाणा। और कुशीनगर को हम लोग क्या बोलते हैं, कुशीनारा बोलते हैं। सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। प्योरिटी की अगर बात करें तो इनके जीवन में टोटल 5 सिंबल हैं। बील जिसको धर्मचक्र बोलते हैं, जब इन्होंने टीचिंग्स दी थी, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, उसकी बात कर रहे हैं। जब इनका जन्म होता है तो उसको लोटस से दिखाते हैं, शायद जहाँ तक मैं सही हूँ, तो जरा ये क्लियर बता देना कि जब इनका जन्म होता है उसको क्या लोटस से दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, इसको जरा कंफर्म कर दीजिएगा। लाइन मतलब होता है पावर एंड प्रोटेक्शन, इसको भी याद रखिएगा। स्टूपा मतलब होता है रिलायंस एंड वर्शिप, कि जब आप इनकी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टूपा। और स्टूपास हमको देखने को मिलते हैं। स्टूपास एग्जैक्टली मतलब क्या होता है ये भी कमेंट करके बता दीजिए। बोधि ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं इनलाइटमेंट से, बट बाद में जाके बोधि ट्री की जगह हम लोग किसी और चीज़ को दिखाने लगे थे इनलाइटमेंट शो करने के लिए। जो कीसा गौतमी है, इनकी स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो जो कीसा गौतमी होती है वो बेसिकली एक काफ़ी पुअर फैमिली की होती हैं। वो मतलब वेल्दी फैमिली में उनकी शादी हो जाती है। जब वो काफ़ी गरीब होती है, उनकी वेल्दी फैमिली में शादी हो जाती है, और तो वो एक बच्चे को जन्म देती हैं। और जो उनका बच्चा है वो काफ़ी यंग एज में मर जाता है। तो उनका दुःख ये होता है कि जो हमारा बच्चा है वो यंग एज में क्यों मर गया। जो कीसा गोमती होती हैं वो गली-गली हर जगह भटक रही होती है अपने बच्चे को लेके कि प्लीज़ इसको कोई ज़िंदा कर दो, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। तो एक अच्छा व्यक्ति होता है, वो उनको बोलते हैं कि आप गौतम बुद्ध जी के पास जाइए, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो जब ये गौतम बुद्ध जी से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं ज़िंदा कर दूँगा आपके बच्चे को। आप ऐसा करिए कि आप मस्टर्ड सीड्स लेके आ जाइए किसी भी घर से, तो मैं आपके बच्चे को ज़िंदा कर दूँगा। और जैसे वो ये बात सुनती है तो वो कहती हैं चलो ठीक है, एक मुट्ठी सीड्स की तो बात कर रहे हो तो मैं लेते ही आती हूँ। तो वो कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जहाँ से भी मस्टर्ड सीड लेके आएँ, ये बात याद रखिएगा कि वो मस्टर्ड सीड जहाँ से हो वहाँ की फैमिली में या उस घर में उससे पहले किसी की भी डेथ ना हुई हो। तो उनको लगता है स्टिल वो फाइंड कर लेंगी, तो वो हर गली-गली भटकती हैं, घरों में भटकती हैं, और पूरा दिन जब वो भटकती हुई आती हैं, पूरा गाँव देखते हुए आती हैं, तो उनको पता चलता है कि ऐसा कोई घर है ही नहीं, जहाँ किसी की डेथ नहीं होती है, जहाँ किसी की डेथ कभी ना हुई हो। तो उससे उनको ये पता चल जाता है कि जो डेथ है, वो एक रियलिटी है, उसको हम लोग उसके परे नहीं जा सकते। और उनको तब रियलाइज़ हो जाता है कि हम चाहे कहीं भी जाएँ, ये जो डेथ है इसको हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और उनका बेसिकली ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो जाता है, वो बेसिकली बाद में जाके संघ जॉइन कर लेती हैं और बुद्ध भगवान की फॉलोवर बन जाती हैं। ठीक है? बस इतना ही हमको इनकी स्टोरी के बारे में जानना था। बाकी डीप में अगर आप देखेंगे तो ये मैंने स्टोरी यहाँ पे लिख दी है कि उनका दुःख क्या था, बुद्ध जी से मिलने के बाद उनको क्या हुआ, उनको फिर चीज़ें कैसे समझ में आई, फिर उनका ट्रांसफ़ॉर्मेशन कैसे हो गया। ठीक, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इस स्टोरी से हमको बेसिकली टीचिंग्स क्या मिलती हैं। तो टीचिंग्स हमको ये मिलती है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी टेम्परेरी हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमेशा के लिए लास्ट करे या फिर हमेशा के लिए बनी रहे। तो ये वो चीज़ होती है। दूसरी चीज़ जो हमको ये जानने को मिलती है वो ये मिलती है कि जो डेथ है वो सबके पास आती है। ऐसा कोई नहीं है जो इससे भाग सका हो, और ना ही कोई कभी भाग पाएगा। भले ही अमरता का वरदान लाखों लोगों को मिला हो, पर आज के समय पे कोई भी जीवित नहीं है। ठीक है? तीसरी की जो बात करें वो तीसरी चीज़ है एंड ऑफ सफ़रिंग। जो सफ़रिंग आपको मिलती है वो आपको अटैचमेंट से मिलती है। अगर आप किसी व्यक्ति से, किसी चीज़ से, किसी इंसान से अटैच हो जाते हैं तो वही आपके दुःख का कारण होता है। जो सफ़रिंग है वो बेसिकली अटैचमेंट या किसी चीज़ के इग्नोरेंस से हमारे पास आती है। अगर हम किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं तो वो हमारे सफ़रिंग का कारण बन जाता है, या फिर हम किसी चीज़ से हद से ज़्यादा अटैच्ड हुए रहें तो वो भी हमारे सफ़रिंग का कारण बन जाता है। कंपैशनेट टीचिंग, जो बुद्ध भगवान होते हैं वो उनको टीचिंग्स देते हैं, उनको प्रीच नहीं करते। प्रीच मतलब ये समझ लीजिए आप कि उनको रिलीजियस ज्ञान दे रहे हैं बैठाल के, तो ऐसा कुछ नहीं करते। वो उनको बड़ी दयालुता से समझाते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ। और ये जो डेथ है ये सबके पास आती है, ऐसा नहीं कि कोई भी इस डेथ से भाग सका हो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो यहीं पे हमको 4 नोबल ट्रुथ्स का एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि लाइफ है वो एक सफरिंग है, जिसका मतलब लॉस हो चुका है। कॉज इज अटैचमेंट, आप अटैच थे यही उसका कारण है। नॉट एंड रियलाइजेशन फ्रीज बर्न फ्रॉम सॉरो, और अगर आप एक बार रियलाइज कर लेंगे कि ये सारी चीज़ें सिर्फ हमेशा के लिए नहीं रहती हैं तो आप इस चीज़ से फ्री हो जाएंगे और आपको इस चीज़ का दुख नहीं होगा। तो जिस टाइम पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म चल रहा था तो अल्टरनेटिव साइड में काफ़ी ऐसे लोग थे जो कि मतलब चीज़ों की बारे में जानने का जिज्ञासा रखते थे। तो उनमें से हमको 6 बड़ी फ़िलॉसफ़ीज़ देखने को मिलती है 6 लोगों के द्वारा। उन 6 का बेसिकली बस हमको नाम याद रखना है, किसने कौन सी फ़िलॉसफ़ी दी। उनकी ज़्यादा डिटेलिंग में हमको नहीं जाना है, बट अगर फिर भी आप जानना चाहें तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी हैं।
तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो न्याय है उस पे लॉजिक की बात होती है, रीजनिंग की बात होती है, इसको गौतमा ने फाउंड किया था। बेसिसिका में एटोमिज्म की बात होती है, इसमें कैटेगरीज डिवाइड होती है, इसको कन्नड़ा ने फाउंड किया था। सामाख्य की बात करें तो इसमें पुरुष और प्रकृति की बात होती है, इसमें डुअलिज्म की बात होती है, इसको कपिला ने फाउंड किया था। योग की अगर बात करें तो इसमें मेडिटेशन और डिसिप्लिन देखने को मिलता है, जिसकी खोज पतंजलि ने की थी। मीमांसा की बात करें तो इसमें वैदिक रिचुअल्स देखने को मिलते हैं, कर्म देखने को मिलते हैं, इसकी खोज जमिनी ने की थी, जामिनी ने, जो भी आप कहना चाहें। वेदांता की जो खोज वो इसमें ब्राह्मण और आत्मा का बेसिकली बताया हुआ है कि ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, ये सारी चीज़ें। और इसमें उपनिषद पे भी ये फोकस करते हैं, इसकी जो खोज की थी वो वज्रयान ने की थी। बस हमको यही चीज़ें याद रखनी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी में दी गई है, तो इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। पनिनी, ये बेसिकली ग्रामीनियन थे, ये बेसिकली ग्रामर बनाया करते थे। इनका जो मेन फोकस था वो था कि इन्होंने संस्कृत की ग्रामर बनाई है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने संस्कृत की ग्रामर बनाई है, इन्होंने अरेंज किया है वॉवेल्स को और कॉन्सोनेंट्स को एक स्पेशल ऑर्डर में, और इसी से सम फॉर्मूला लाइक फाउंड इन अलजेब्रा। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कुछ ये जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को लाइन से लगाया है, इन्होंने इसलिए लगाया ताकि इनसे कुछ फॉर्मूलाज बना पाए, वो फॉर्मूला जो कि हमको अलजेब्रा में देखने को मिलते हैं। तो उसके जैसे फॉर्मूला, ये नहीं कि अलजेब्रा के फॉर्मूला इन्होंने बनाए, अलजेब्रा में जो हमको फॉर्मूला देखने को मिलते हैं उस टाइप के फॉर्मूला हमको इनकी जो ग्रामेरियन बुक है उसमें देखने को मिले। इन्होंने रूल्स और लैंग्वेज भी बनाए, बट प्रेजेंटेड इन शॉर्ट फॉर्मूला। जो उनकी रूल्स ऑफ लैंग्वेज को पढ़ने के लिए जो रूल्स होते हैं उनको इन्होंने शॉर्ट फॉर्मूलाज में डिस्क्राइब किया और प्रेजेंट भी किया, और लगभग 3000 इन्होंने फॉर्मूला बनाए हुए हैं। ठीक है, लगभग 3000। बस इतना ही हमको इनके बारे में जानना था। वैदिक लिटरेचर की बात करें तो वैदिक लिटरेचर में हमको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे हमको संहितास देखने को मिलती है, इन्हीं को बेसिकली हम हाइम्स बोलते हैं। तो जब कलेक्शन ऑफ हाइम्स, प्रेयर्स और मंत्रास की अगर बात करें तो हमको संहिता बोलते हैं। और ये बेसिकली 4 थे, 4, एक ऋग्वेद, एक सामवेद, एक यजुर्वेद, एक अथर्ववेद, और इन्हीं को हम लोग वेदास भी बोलते हैं, आपको पता होगा। ब्राह्मण्स क्या होते हैं? ब्राह्मण्स बेसिकली प्रोज टेक्स्ट होते हैं जो कि हर वेदा के साथ अटैच देखने को मिलते हैं, ताकि हम लोग वेदों को ज़्यादा अच्छे समझ पाएँ। लाइक वेदों के स्टार्टिंग में, वेदों के मिडिल में और वेदों के बीच में एक्सप्लेनेशन काइंड ऑफ समझ लीजिए। ये जो है ना, ये मीनिंग बताते हैं, ये कारण बताते हैं कि क्यों हमको रिचुअल्स और सैक्रिफाइस करने चाहिए और उनका मीनिंग क्या है। कंटेन डिटेल रूल्स, और देखो बहुत जो डिटेल्ड में रूल्स होते हैं वो, इंस्ट्रक्शंस और सिंबॉलिक एक्सप्लेनेशन, इन सब की जो एक्सप्लेनेशन होती है सारी की सारी हमको ब्राह्मण्स में देखने को मिलती है कि इसका क्या मतलब था, इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब था, सिंबॉलिक एक्सप्लेनेशन क्या थी। मतलब ये समझ लीजिए कि जो वेद हैं उनकी जो एक्सप्लेनेशन हमको देखने को मिलती है वो ब्राह्मण्स में देखने को मिलती है, ब्रह्मणास में। ठीक है, अरंकास की बात करें तो ये बेसिकली फॉरेस्ट टेक्स्ट होते थे। ये जो लिखे जाते थे वो हर्मिट्स और स्टूडेंट्स के लिए लिखे जाते थे जो कि जंगलों में रहा करते थे, तो उनके बारे में ये सारी चीज़ें लिखी रहती थी। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन रिचुअलिज्म एंड फिलोसफी और रिचुअलिज्म के बीच का जो ब्रिज है वो यही है कि रिचुअल्स मतलब जिसको बस बोलते हैं, और फिलोसफी जिसको, जो कि हमको उपनिषद में देखने को मिलती है, उनके बीच का अगर कोई ब्रिज है तो वो ये है, क्या है? अरंक्यास है। तो उपनिषद का अगर हम लोग लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है सिटिंग डाउन नियर, कि किसी के पास बैठना, और ये जो दिखाता है वो ये दिखाता है टीचर और स्टूडेंट के डिस्कशन को, और इन्हीं को हम लोग वेदांता बोलते हैं क्योंकि हमको वेदास के एंड में देखने को मिले। ठीक है, ये फिलोसफिकल टेक्स्ट है। फोकस ऑन अल्टीमेट रियलिटी, सेल्फ एंड लिबरेशन, आपकी जो अस्तित्व है उस पर बात करते हैं, अपने आप पे बात करते हैं, और आप इस दुनिया से कैसे अलग हो जाएंगे उस पर बात करते हैं। उपनिषद्स के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। उपनिषद्स में हमको काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि मरने के बाद क्या होता है, सैक्रिफाइस कौन परफॉर्म करता है और सैक्रिफाइस परफॉर्म ही क्यों करने होते हैं, एसेंस ऑफ लाइफ, ये लाइफ को जीने का बेसिकली मतलब क्या है। और इसमें 2 चीज़ें हमको देखने मिलती है, कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा। कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा मतलब ये समझ लीजिए कि इंडिविजुअल जो सोल होती है, जो इंसान के अंदर की एनर्जी होती है, उसका कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है उपनिषद्स के अंदर, क्योंकि ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो फिलोसफिकल टेक्स्ट है, तो ये सारी चीज़ें तो हमको देखने को मिलने ही वाली हैं। फिर इसमें देखने को मिलता है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मन, द यूनिवर्सल सोल और कॉस्मिक पावर। ये जो कॉस्मिक पावर है उसके बारे में भी हमको चीज़ें देखने को मिलती है, और ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। और लिटरल मीनिंग देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, जो कि अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फिलोसफी मतलब ये होता है कि आत्मा और जो ब्राह्मण है वो दोनों एक हैं, कि जो यूनिवर्सल सोल है, यूनिवर्सल सोल मतलब जो ब्रह्मांड की जो आत्मा है और जो हमारे अंदर की आत्मा है, दोनों एक ही है। ठीक है, ये लोग बताते हैं। और इन्हीं से जिस दिन हम लोग ये सारी चीज़ें जान लेंगे, अपने बारे में जान लेंगे, तो हमको मोक्ष मिल जाएगा, मतलब लिबरल हो जाएंगे हम लोग। तो मेथड में ये जान लीजिए कि हमको नॉलेज जाननी होती है, मेडिटेशन करना होता है, इनर रियलाइजेशन करना होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। जो एक्सटर्नल रिचुअल्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। रिकॉर्डेड की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉर्ड रहती है, इसमें आइडियाज़ रिकॉर्ड रहते हैं थिंकर्स के, जो बड़े बड़े थिंकर्स रहे
उनके आइडियाज़ इसमें हमें रिकॉर्डेड देखने को मिलते हैं। हम बेसिकली भी उपनिषद की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपकी क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी में थोड़ा डिटेल में कवर किया गया है, तो उसको हम कवर कर रहे हैं। कन्वर्सेशन हमको देखने को मिलती है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, सिंपल डायलॉग फॉर्म में भी कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। जनरली जितने भी मेन थे वही थिंकर थे, बट कभी-कभी हमको वुमेन्स भी देखने को मिल जाती है, जैसे गार्गी हो गई, अपाला हो गई, घोष हो गई और मैत्री हो गई। तो ये लोग भी हमको देखने को मिलते हैं। और मेंस में जो बेसिकली जितने भी थिंकर्स होते थे वो या तो ब्राह्मण्स होते थे या तो राजास होते थे। और ये जो 4 लोग आप वुमेन्स देखने को मिले, चारों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। बाकी इंपॉर्टेंट गार्गी और अपाला को याद रख लीजिए, और घोष को भी, मतलब चारों ही इंपॉर्टेंट है, चारों को याद रख लीजिए, ठीक है। और ये लोग बेसिकली क्या चाहते थे, ये लोग भी नॉलेज चाहते थे, इस वजह से तो ये लोग थिंकर्स बन गए, ठीक है। पुअर पार्टिसिपेंट मतलब गरीब इसमें बेसिकली पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बट बात यह है कि एक व्यक्ति था जो कि इसमें पार्टिसिपेट करता है, तो ये एक्सेप्शन समझ लीजिए, जिसका नाम था सत्यकामा जवाला। और इनका जो नाम है ये इनकी माता जी के ऊपर नाम पड़ा था, ठीक है। ये ऐसा एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है, और ये इंटरेस्टेड थे डिस्कशन में, जो डिस्कशंस हो रहे हैं उनमें ये इंटरेस्टेड थे। लेटर उपनिषद टेक्स्ट वर ऑल्सो डेवलप्ड बाय शंकराचार्य। ये जो उपनिषद थे इनको बाद में जाके शंकराचार्य भी डेवलप करते हैं या फिर लिखते हैं, बस इतना ही हमको जानना था। तो एक स्टोरी भी है जो हमको चंदोक उपनिषद में देखने को मिलती है। उसमें होता क्या है कि भिखारी होता है, वो 2 साधुओं के पास आता है और कहता है कि यार आप हमको खाने को दे दो। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तुमको खाने को नहीं देंगे। तो वो कहते हैं अच्छा बुद्धिजीवी ये बताओ कि तुम किसकी पूजा करते हो। तो वो कहते हैं कि भैया हम तो यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं, हम ब्रह्मांड की पूजा करते हैं। वो क्या, अगर आप ब्रह्मांड की पूजा कर रहे हो और मैं और ब्रह्मांड तो एक ही है, मतलब जो इंसान की आत्मा है और जो ब्रह्मांड की आत्मा है दोनों एक ही हैं। वो बोले अच्छा ठीक, हाँ है तो उन्होंने बोला अगर दोनों एक ही है तो अगर आप ब्रह्मांड को खाना नहीं देंगे, तो अगर आप मुझको खाना देने से मना कर रहे हैं तो ब्रह्मांड को खाना देने से मना कर रहे हैं। ब्रह्मांड को खाना देने से मना करिए, बट ब्रह्मांड की तो आप पूजा कर रहे हो, जिसकी आप पूजा कर रहे हो उसको खाना कैसे नहीं दे रहे हो। तो जब ये चीज़ उनको रियलाइज़ होती है तो उस बैगर के साथ वो लोग अपना खाना बेसिकली शेयर करते हैं। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग ये देखने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज़्म। तो बेसिकली जो अगर बुद्धिज़्म के आप देखें तो 3 बेसिकली डिवाइडेशन देखने को मिलते हैं, उसके 3 फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग 2 फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से भी ये इसका सिर्फ थोड़ा-थोड़ा पार्ट ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास 6 की एनसीईआरटी है और इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें डिटेलिंग में नहीं दी गई हैं, बट हम लोग अपने लिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको चीज़ें और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं त्रिवाड़ा बुद्धिज़्म की बात। और त्रिवाड़ा बुद्धिज़्म बेसिकली ओल्डर फॉर्म है। इसका जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है डॉक्ट्रिन ऑफ द एल्डर्स, कि जो एल्डर्स के बिलीफ्स थे, एल्डर्स के जो आइडियाज़ थे, एल्डर्स के जो भरोसे थे, उन्हीं पे हम लोग यकीन करते हैं। इनके जो बिलीफ होते हैं वो बेसिकली ये होते हैं कि जो ओरिजिनल टीचिंग्स है बुद्धा की, हम बस उन्हीं को फॉलो करेंगे। बुद्धा वॉज कंसिडर्ड एज अ टीचर नॉट अ गॉड, कि जो बुद्ध भगवान है उनको एज अ टीचर देखा जाता है, एक भगवान की तरह नहीं देखा जाता। और इस टाइम पे जो वाला बुद्धिज़्म का जो ये फॉर्म है, जिसको भी हम त्रिवाड़ा बोल रहे हैं, यहाँ पे हमको कोई भी आइडल वर्शिप देखने को नहीं मिलती है। बुद्धा को जो सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है वो सिंबल है व्हील, पीपल ट्री और फुटप्रिंट्स, ठीक है। और स्प्रेड अगर देखने को मिले तो स्प्रेड हमको इसका श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस जैसे देशों में भी देखने को मिलता है। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं महायाना बुद्धिज़्म की। ये बेसिकली न्यू फॉर्म है बुद्धिज़्म का, और इसका अगर टाइम की बात करें, इसका जो इमरजेंस है वो लगभग 1 सेंचुरी सी या फिर 1 सेंचुरी एडी में देखने को मिलता है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो सीई और एडी सेम ही होते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए जो थर्ड टाइप होता है बुद्धिज़्म का वो कौन सा है? तो थर्ड टाइप ज़रा कमेंट करके बता दीजिए। फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स ये होते हैं बुद्ध वर्शिप्ड एज अ गॉड। जो देखो, जो पहले वाला था इसमें जो बुद्ध जी को वर्शिप कर रहे थे वो एज अ टीचर वर्शिप कर रहे थे, बट महायाना बुद्धिज्म में इनको एज अ गॉड बेसिकली वर्शिप कर रहे हैं, नॉट एज अ टीचर। आइडल वर्शिप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई थी। इसका मतलब ये है कि बुद्ध भगवान को अब मूर्ति बनाने लगे थे और इनकी बेसिकली स्टैचूज भी बनाने लगे थे, और ये स्टैचूज हमको ज़्यादातर मथुरा और तक्षशिला में देखने को मिलते हैं। सिंबल चेंज हो गए थे। जो लाइटमेंट वाला सिंबल था उसको हम लोग पीपल ट्री से दिखा रहे थे, बट ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे भी पीपल ट्री से दिखा रहे थे, ठीक है। बट वो कुछ सिंबल्स चेंज हो गए, थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। स्क्रप्चर्स और पीपल ट्री, ठीक है, थोड़ा सा ये अलग है, थोड़ा डिफरेंट। अगर आप दोनों सिंबल्स को देखोगे तो आप डिफरेंस समझ पाएंगे। बिलीव्स इन बोधिसत्वास। तो बोधिसत्वास बेसिकली वो होते हैं जो मतलब ज्ञान की प्राप्ति कर चुके होते हैं, बट वो अभी इनलाइटमेंट नहीं लेते, क्योंकि वो चाहते हैं दूसरे लोगों की हम हेल्प करा के उनको इनलाइटमेंट की तरफ ले जाएं। तो जब बोधिसत्वास इतने अच्छे व्यक्ति होते हैं तो उन लोग की पूजा होने लगी। देखना, इनलाइटमेंट बीइंग्स हु डिलेड निर्वाणा टू हेल्प अदर। जो ऐसे लोग हैं जिनका इनलाइटमेंट तो मिल चुका है, बट वो निर्वाणा मतलब वो मुक्त नहीं होना चाहते, क्योंकि वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, ठीक है।
लिव्ड इन पीस एंड आइसोलेशन, ये बेसिकली अकेले रहते हैं और बस दिन भर मेडिटेशन करते हैं, बट सिर्फ ऑफ देम बिकेम पॉपुलर। पर कुछ समय बाद, मतलब ये है कि अकेले रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपनी शांति में रहते हैं, और कुछ समय बाद लोग इनकी भी पूजा करने लगे, किनकी? बोधिसत्ववास की। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्प्रेड की बात करें तो ये भी हर जगह हमको फैलते हुए देखने को मिलता है, भले ही वो सेंट्रल एशिया हो, चाइना हो, कोरिया हो, जापान हो। और ये किस जगह से फैला? सिल्क रूट की वजह से। अच्छा, सिल्क रूट क्या होता है ज़रा कमेंट करके बता दीजिए। वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में भी हमको देखने को मिलता है, और अगर हम लोग नीचे चले जाएंगे साउथ में तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, थ्रू ट्रेड के द्वारा यहाँ पे भी फैल गया। कौन सा फॉर्म फैला? जरा कमेंट करके बता दीजिए। ऊपर कौन से फॉर्म की हम लोग बात कर रहे थे, और तीसरा फॉर्म जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं किया वो कौन सा फॉर्म है, वो भी बता दीजिए। जो महायाना है वो मोर रिचुअलिस्टिक है, इसमें ज़्यादा रिचुअल्स देखने को मिलते हैं, क्लोजर टू हिंदू प्रैक्टिसेस लाइक टेम्पल्स और इमेजेस। क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिला था बताइए? यहाँ पे हमको मूर्तियाँ देखने को मिली, स्टैचूज देखने को मिले। त्रिवाटा बेसिकली सिंपल सा फॉर्म है, और इसमें मेडिटेशन इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। महायाना हेल्प बुद्धिज्म बिकेम अ वर्ल्ड रिलीजन नॉट जस्ट कन्फाइड टू इंडिया। जो महायाना था उसने जो बुद्धिज्म को है एक वर्ल्ड रिलीजन बना दिया, कि पहले जो बुद्धिज्म था वो सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करने को मिल रहा था, इंडिया के कुछ पार्ट में एग्जिस्ट करने को मिल रहा था। बट जब ये महायाना बुद्धिज्म का दूसरा बेसिकली काइंड ऑफ टाइप आता है तो वो हर जगह फैल जाता है, इंडिया में अकेले नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि जो महायाना बुद्धिज्म है वो इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी देता है। या चाइना जापान में अगर आप मूवीज़ देखते हो तो उसमें आपको बुद्धिज़्म का झलक ईज़िली देखने को मिलता है ना? बोधिसत्वास बिकेम पॉपुलर फिगर। जो बोधिसत्वास थे वो काफ़ी फेमस होने लगे उस टाइम पे, आर्ट एंड लिटरेचर भी देखने को मिला। और ये बेसिकली 2 एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, और मैं अगर कहूँगा आप चाहें तो उनको याद रख सकते हैं, वैसे मैं कहूँगा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके? डिक्लाइन इन इंडिया बट ग्रो इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इनका धीरे-धीरे डिक्लाइन देखने को मिला, बट ये ईस्ट और साउथ ईस्ट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी और तेज़ी से ग्रे हुए। अब वो है ये बुद्धिस्ट ट्रैक जिसकी मैं बात कर रहा था, कि अगर आप रिवर्स की तरह बहेंगे तो आप अपने नाम अच्छे से समझिएगा, कि जो रिवर्स होती हैं वो अपना नाम लूज़ मतलब छोड़ देती हैं, और अपने पानी, अपने नाम और अपनी सारी चीज़ों को छोड़ देती हैं जब वो माइटी ओशन मतलब समुद्र से मिल जाती हैं। तो जिस पल आप बेसिकली फॉलोवर बन जाते हैं बुद्धा के, उस दिन आप अपनी वर्ण, आप अपनी रैंक और अपनी फैमिली को भूल जाते हैं। बेसिकली मतलब ये है कि आपको शिक्षा से पहले, अगर आप शिक्षा में आना चाहते हो, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो आपको रिलीजन, ये धर्म भूलना पड़ेगा। आप जब भी ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तो आपको धर्म भूलना पड़ेगा, अपनी पॉलिटिक्स भूलनी पड़ेगी, आपकी जो विचारधारा है उनको भूलना पड़ेगा। आप पहले चीज़ों को पढ़िए, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपके मन में क्या आता है। जैसे एक नदी होती है, वो बेसिकली अपना नाम भूल जाती है जब वो समुद्र में मिल जाती है, क्योंकि समुद्र में अगर देखोगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ पे गंगा है, कहाँ पे ब्रह्मपुत्र है, कहाँ पे इंडस है, नहीं पता चलेगा। सेम चीज़ ये है कि जब आप फॉलोवर बन जाते हैं बुद्धिज़्म के, तो फिर अब ये नहीं देखा जाता कि आप राजपूत हैं या ब्राह्मण हैं, ये नहीं देखा जाता कि आप किंग थे या फिर प्रीस्ट थे, ये भी नहीं देखा जाता कि आप अमीर थे कि गरीब थे, अब बस आप बुद्धिज़्म के फॉलोवर हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो हम लोग बात करने वाले हैं जैनिज़्म की। तो जैनिज़्म में हमको टोटल 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। अब तीर्थंकर क्या होता है वैसे तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके थे, बट स्टिल अगर आप चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। तीर्थंकर बेसिकली स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, जो कि हमको जैनिज़्म में देखने को मिलते हैं। और जो महावीर थे वो 24 तीर्थंकर थे। अगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की बात करें तो हमको सिर्फ 2 तीर्थंकर के बारे में पता चलता है, एक 23rd तीर्थंकर, एक 24th तीर्थंकर। आपको इंपॉर्टेंट 23rd और 24th के बारे में तो पढ़ना ही होता है, प्लस जो फर्स्ट तीर्थंकर है उनके बारे में आपको याद रखना होता है। तो ज़रा मुझे कमेंट करके बता दीजिए जो फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? तो तो बर्थ और अर्ली लाइफ की बात कर लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 599 बीसी में हुआ था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और अगर जन्म की जगह की बात करें तो वो बेसिकली हमको वैशाली विहार में देखने को मिलता है, और उसमें भी कुंदाग्रामा में देखने को मिलता है। ठीक है? आज से लगभग 2500 साल पहले की ये बात हो रही है। क्लैन की बात करें तो ये क्षत्रिय प्रिंस थे लच्छवी क्लैन के, और जो कि बज्जी संघ का पार्ट है। फादर की बात करें तो इनके जो फादर थे वो सिद्धार्थ थे, ये उस क्लैन के चीफ थे। मदर की बात करें तो मदर जो इनकी थी वो त्रिशला थी, जो कि सिस्टर थी लच्छवी जो रूलर थे ना, लच्छवी जो रूलर थे उनकी सिस्टर थी। ठीक है? चाइल्डहुड नेम की अगर बात करें तो इनका नाम था वर्धमान, जिसका मीनिंग होता है प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ, कि मतलब आप लगातार बढ़ते रहें और लगातार आप में ज्ञान की प्राप्ति होती रहे। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है कि आपका उपकार होता रहे, आप खुश बने रहें। प्रॉस्पेरिटी मतलब आप जानते हैं ना? कमेंट करके बता दीजिए एग्जैक्ट हिंदी क्या होती है। और बात करें तो भैया इनको लग्ज़री में ये पले-बढ़े, जैसे बुद्ध भगवान भी लग्ज़री में पले-बढ़े थे, ऐसे ही वर्धमान महावीर भी लग्ज़री में बड़े हुए। ठीक है?
तो रिनंसिएशन की बात करें तो 30 की एज में ये अपने सारे घर के सुख और अपना महल-अहल सारी चीज़ें छोड़ के चले आते हैं और बेसिकली जो पेनेंस, फास्टिंग, मेडिटेशन, सेल्फ कंट्रोल लगभग 12 साल तक करते हैं। पेनेंस मतलब खुद को पीड़ा देना, फास्टिंग मतलब आप जानते हैं व्रत रखना या फिर मतलब कुछ ना खाना। मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना, सेल्फ कंट्रोल मतलब खुद पे कंट्रोल रखना। तो ये लगभग 12 साल तक करते हैं। लिव्ड विथ मिनिमल फूड एंड क्लॉथिंग, दिगंबरा ट्रेडिशन सेज ही गिव अप क्लॉथ्स कंप्लीटली। तो बेसिकली ये काफ़ी कुछ कम कपड़ों के साथ रहा करते थे, काफ़ी कम फूड के साथ रहा करते थे, सिर्फ़ लिमिटेड फूड जिससे इनकी भूख मिट पाए और जिससे ये मतलब जीवित रहें। और जो दिगंबर ट्रेडिशन होता है वो कहते हैं कि इन्होंने पूरे के पूरे अपने कपड़े त्याग दिए थे। किसने? महावीरा की ये लोग बात कर रहे हो। दिगंबर कौन है? ये बेसिकली 2 क्लैन समझ लीजिए, 2 चैड समझ लीजिए जिनमें आगे जाके जैनिज़्म बढ़ जाता है। बता दीजिए कौन-कौन से थे? एक व्हाइट चैट थे और एक दूसरे चैट क्या थे वो बता दीजिए? और कौन से थे जो कपड़े नहीं पहनते थे और ये डिवाइड कैसे हुआ? इसकी ज़रा छोटी-सी स्टोरी मुझे बता दीजिए। ठीक है? बाकी जब हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पढ़ेंगे तो हम इन चीज़ों को इतना ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है? तो उस वीडियो का भी वेट करिएगा। तो एनलाइटमेंट की बात करें तो आफ्टर 12 ईयर एट द एज ऑफ 42 महावीरा अटेन्ड कैवल्य। तो बेसिकली ये मतलब होता है कि बाहर 12 साल की ये दुख दर्द पीड़ा के बाद 42 की उम्र में 42 की एज में जो महावीर है उनको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। कैवल्य मतलब परफेक्ट नॉलेज। ओके, प्लेस की अगर बात करें तो कहाँ प्राप्त होती है तो वो याद रखिएगा जो कि है राजगीर बिहार में। राजगीर बिहार में। और अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ड्रीम भिकार ग्रामा में हमको ये इनका बेसिकली एनलाइटमेंट देखने को मिलता है जो कि आज के राजगीर बिहार के पास है। फ्रॉम देन ही वॉज कॉल्ड जिना और तब से उनको जिना कहने लगे और जिना मतलब होता है द कनकरर जो कि सारी चीज़ें जीत चुका हो। एंड हिज फॉलोअर्स वर्ल्ड कॉल्ड जैनास और इनके फॉलोअर्स को हम लोग जैनास बोलने लगे और यहीं से इनको टाइटल मिलता है महावीरा का जिसको हम लोग ग्रेट हीरो भी बोलते हैं ड्यू टू करेज एंड स्पिरिचुअल विक्ट्री क्योंकि ये स्पिरिचुअल चीज़ों से परे हो गए और इन सारी चीज़ों को जीत चुके हैं। तो टीचिंग्स की अगर बात करें तो हमको सेंट्रल फिलॉसफी इनकी पढ़नी पड़ेगी, 5 ग्रेट बुक्स की भी बात करनी पड़ेगी। तो पहले देख लेते हैं जो सेंट्रल फिलॉसफी है उसमें ये लोग जो बात करते हैं वो करते हैं लिबरेशन की बात जिसको मोक्ष बोलते हैं कि अगर आप यकीन रखेंगे और राइट नॉलेज आपके पास होगी और आप सही चीज़ों को फॉलो करेंगे, राइट कंडक्ट को फॉलो करेंगे तो आपको लिबरेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बिलीफ इन कर्म, रीबर्थ एंड नॉन वायलेंस। तो ये बेसिकली जो कर्म है उस पे यकीन किया करते थे कि जैसा आप करेंगे वैसा आप पाएँगे। रीबर्थ मतलब कि हर इंसान का दोबारा जन्म होता है, तभी तो हम लोग कर्म की बात कर रहे हैं। और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा की बात करते थे। अहिंसा मतलब ये समझ लो कि कोई भी किसी के इंसान के साथ किसी को तकलीफ देना गलत बात होती है, क्योंकि हर इंसान के अंदर जीवन होता है। सेम चीज़ें हमको बुद्धिज़्म में भी देखने को मिली थी अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं तो। 5 ग्रेट वोस मतलब ये होता है कि कुछ 5 नियम हैं, इनको इनके ऊपर ही हम लोग को नहीं जाना है। तो 5 नियम है अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य मतलब हमेशा सच बोलना है। असत्य मतलब ये होता है कि हम लोग को कभी चोरी नहीं करनी है। अपारगृह मतलब होता है नॉन पजेशंस, कभी भी किसी चीज़ से ये नहीं रोकना है कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ उसकी है। कोई भी चीज़ किसी की नहीं होती तो इस चीज़ को हमको हटाना पड़ेगा। और ब्रह्मचर्य मतलब होता है सेलिबेसी कि हमको किसी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल जो कनेक्शन है कभी नहीं बनाने हैं। बेसिकली ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है। ठीक, और जो ये 5th वो आप देख रहे हैं ब्रह्मचर्य वाला ये बेसिकली महावीर ने ऐड किया था। तो इससे पहले हमको सिर्फ़ ये 4 चीज़ें देखने को मिलती थी बट जब महावीर आए तो उन्होंने ब्रह्मचर्य वाला भी पॉइंट को बाद में जाके ऐड ऑन किया था। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैन हैव टू गिव अप ऑन एवरीथिंग जो मैन होते थे उनको सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती थी मतलब कपड़े भी छोड़ने पड़ते थे। लैंग्वेज ऑफ प्रीचिंग मतलब होता है जब हम लोग स्पिरिचुअल ज्ञान वगैरह दें तो उसकी बात है। तो ये जो करते थे वो कब करते थे? प्राकृतिक लैंग्वेज में करते थे और ये इसलिए करी जाती थी प्राकृतिक लैंग्वेज में ताकि जो कॉमन पीपल है वो चीज़ों को समझ सकें। और संस्कृत को अवॉइड करने का भी यही रीज़न था। संस्कृत को इसलिए अवॉइड करते थे क्योंकि उनको सिर्फ़ ब्राह्मण समझ पा रहे थे। इस वजह से संस्कृत में चीज़ें नहीं दी गई बल्कि प्राकृतिक लैंग्वेज में दी गई। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्यूज़ ऑन रिचुअल रिजेक्ट कर दी उन्होंने सारे एनिमल सैक्रिफाइसेस को। कास्ट डोमिनेंस जो कि ब्राह्मण चला रहे थे उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया और वैदिक की जो अथॉरिटी थी उसको भी बेसिकली नकार दिया गया। मतलब ये है कि ब्राह्मण से ऊपर क्यों है, क्षत्रिय ही क्यों ऊपर है, ये सारी चीज़ों को नकार दिया गया जैनिज़्म के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये बेसिकली इन्होंने जैन संघ को खोजा, कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स एंड नन। यहाँ पे बेसिकली मॉन्क्स और नन्स हमको देखने को मिलते हैं। तो जो फॉलोवर्स हैं वो 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, एक सर्वाकास और एक साधु। जो साधुस होते हैं वो मॉन्क्स और नन जो कि मतलब जैन संघों में रहा करते हैं। तो सर्वाकास मतलब होता है लोए फॉलोवर, जितने भी इनके दूसरे फॉलोवर्स हैं उनकी बात हो रही है। जो एम्फेसाइज़ करते थे, जो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते थे वो था स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, पेनेंस मतलब खुद को तकलीफ देना और एस्टेट लाइफ मतलब साधु की लाइफ जीना काइंड ऑफ। ठीक है? और इनके फॉलोवर्स को हम लोग क्या बोलते थे? जैनास बोलते थे। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही होंगी क्योंकि हम एक चीज़ को कम से कम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो डेथ की बात करें, निर्वाणा इनको कब प्राप्त होता है तो वो होता है 527 बीसी में और ये कहाँ पे?
पावापुरी में, और ये कहाँ पे है, बिहार में है। और इनको यहाँ पे मोक्ष और लिबरेशन की प्राप्ति हो जाती है। फॉलोअर्स सेलिब्रेट दिस इवेंट एज दिवाली जैन ट्रेडिशन सिंबल ऑफ हिज निर्वाणा, कि जो इनके फॉलोअर्स होते हैं वो इसको एज अ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं जैन ट्रेडिशन में, और इसी को बोला जाता है सिंबल ऑफ हिज निर्वाणा, कि अब इनको दुनिया से ये परे हो चुके हैं, तो उसी की ये बात करते हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके ये बताना है कि बुद्धिज़्म में भी हमको निर्वाणा देखने को मिला था, बट वहाँ पे एक डिफरेंट वर्ड था, इसके लिए उस डिफरेंट वर्ड का मतलब वो डिफरेंट वर्ड क्या था उसको कमेंट करके बता दीजिए। आफ्टर महावीर, महावीर के बाद जैनिज़्म स्प्रेड वाइडली ड्यू टू रॉयल पैट्रनेज। इसके बाद काफ़ी तेज़ी से फैला क्योंकि जो बड़े लोग थे उन्होंने भी इसको पैट्रनेज किया, मतलब इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया और इन चीज़ों को हर जगह फैलाया, भले ही वो खारवेवेला हो कलिंग के या वो चंद्रगुप्त मौर्य हो। लेटर डिवाइड इंटू टू सेक्ट्स, बाद में जाके टू सेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यही मैंने आपसे पूछा था, तो ज़रा इसको अब डिस्कस कर ही लेते हैं। वैसे आपने कमेंट करके बता दिया होगा। पहला जो सेक्ट है उसको हम लोग दिगंबर बोलते हैं, दूसरा जो सेक्ट है उसको हम लोग श्वेतांबर्स बोलते हैं। श्वेतांबर मतलब होता है व्हाइट क्लैड और दिगंबर मतलब होता है स्काई क्लैड। ठीक है, श्वेत मतलब होता है सफ़ेद और सफ़ेद से हम लोग व्हाइट क्लैड याद रख पाएंगे। तो जो इंसान व्हाइट क्लॉथ्स पहना करते थे, वुमेन्स कैन अटेन लिबरेशन। जो इंसान व्हाइट कपड़े पहना करते थे उनको हम लोग क्या बोलते थे, श्वेतांबर्स बोलते थे। और दिगंबर्स कौन होते थे, दिगंबर बेसिकली वो होते थे जो अपने क्लॉथ्स को पूरा छोड़ चुके हैं और वो ये मानते थे कि जो वुमेन है वो लिबरेशन नहीं पा सकती। क्यों? क्योंकि वो सारे कपड़े नहीं त्याग सकती। अगर वो सारे कपड़े नहीं त्यागेंगी या फिर कोई और रीज़न होगा तो उसकी वजह से इनको मोक्ष नहीं मिलेगा, सिर्फ हमको मिल जाएगा क्योंकि हमने तो सारे कपड़े त्याग दिए हैं। ये इनका मानना था। ये इनका मानना था। और अगर कोई और भी रीज़न हो कि क्यों वुमेन्स नहीं कर सकते तो ज़रा वो कमेंट करके बता दीजिए। क्विक फैक्ट जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो ये है कि 23rd जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? ये हैं वो 3rd तीर्थंकर जिनका नाम है परस्वनाथ। ठीक है? और परस्वनाथ बेसिकली 8th सेंचुरी में आए थे और इन्हीं के टाइम पे 4 बेसिकली चीज़ें चला करती थी जिन पे हमको करना पड़ता था। पर 5वीं चीज़ किसी ने ऐड करी थी, किसने ऐड करी थी, क्यों ऐड करी थी और क्या ऐड करी गई थी, कब ऐड करी गई थी, कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है? और इससे पहले जो 4 चीज़ें थी परस्वनाथा के टाइम पे, वो कौन-सी 4 चीज़ें थी वो भी कमेंट करके बता दीजिए। 24 तीर्थंकर की बात करें तो वो महावीर थे। अरे यार! ये देखो तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा होगा। बताओ किसने ऐड करी थी 5th चीज़? केवल्य प्लेस की बात करें तो ये देखो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा इसको, अजीब-सा नेम है। राजगिर बिहार याद रख लीजिए और ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्टिल कहूँगा कि अगर आपको रात को नींद आ रही है और आपको लग रहा है कि भैया हम सो जाएँ, तो सो जाना, बट इस वाले पॉइंट को मत भूलना, ठीक है? जो कैबल्य का जगह है। डेथ होने वाला की बात करें तो ये पावापुरी बिहार, ये भी कुछ भी हो जाए इन चीज़ों को नहीं भूलना। तो अगर टेक्स्ट की बात करें तो हमको जैन अगामास देखने को मिलते हैं जो कि बाद में जाके 5th और 6th सेंचुरी के टाइम पे लिखे गए, जो कि हमको वल्लभी और गुजरात में देखने को मिलते हैं। ठीक है? अब ये जो हम लोग बात कर रहे थे वो सारी की सारी हम लोग बात कर रहे थे महावीरा की, लेकिन अब हम लोग जो बात करने वाले हैं हम लोग जैनिज़्म की बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट और 23rd तीर्थंकर के बारे में पढ़ लेते हैं। जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो थे ऋषभनाथ, जिनको हम लोग आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। बिलीव टू बी द फाउंडर ऑफ सिविलाइज्ड लाइफ, टॉट एग्रीकल्चर, आर्ट्स एंड लॉ। तो ये बेसिकली माना जाता है कि इन्होंने सिविलाइज्ड लाइफ की बेसिकली खोज करी। इसमें इन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में बताया, आर्ट्स के बारे में बताया और जीवन के जितने भी लॉ होते हैं उनके बारे में बताया। समटाइम्स लिंक्ड टू विष्णु, कई बार इनको माना जाता है कि ये विष्णु मतलब खुद नारायण के रूप हैं। और अगर मेंशन देखने को बात करें तो ये हमको मेंशन देखने को मिलता है भगवत पुराण और विष्णु पुराण में। 23rd तीर्थंकर की बात करें तो उनका नाम परशुनाथ था, जो कि हमको 8th सेंचुरी BC में देखने को मिलते हैं। ही लिव्ड बिफोर महावीर, महावीर से पहले आए थे, ऑब्वियस उनसे पहले आए होंगे क्योंकि जो 24th तीर्थंकर थे वो ही महावीर थे। इन्होंने 4 बोस की बात करी थी जो कि था नॉन वायलेंस, ट्रुथ, नॉन स्टीलिंग एंड नॉन पजेशन। और अब मैं दोबारा नहीं पूछना चाहता, बट आपको पता होगा कि 5th बो किसने दिया था और क्या था वो 5th बो। ठीक है? 24th तीर्थंकर की बात करते हैं, सारी चीज़ हम जान चुके हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सपोर्टर्स ऑफ जैनिज़्म की अगर बात करें तो देखो जैनिज़्म को सबने सपोर्ट किया, ट्रेडर्स और मर्चेंट ने भी सपोर्ट किया जिनको लोग वैश्यास बोलते हैं, क्योंकि वो नॉन वायलेंस जैसी चीज़ें थी और नॉन सैक्रिफाइस जैसी चीज़ें जो कि देखने को मिल रही थी, उनको देख के खुश थे। वो खुश थे कि भाई जो ब्राह्मण एनिमल सैक्रिफाइस देखने को मिलता था, तो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा था, उससे वो खुश थे। यहाँ पे वायलेंस भी देखने को नहीं मिल रहा था, इससे भी वो खुश थे। आर्टिसियंस और जो क्राफ्टमैन थे उन्होंने भी इन चीज़ को जम के सपोर्ट किया क्योंकि उनको सिंपल टीचिंग्स काफ़ी पसंद आई जैनिज़्म की। रीजन्स, जैनिज़्म रिजेक्टेड कॉस्टली वैदिक सैक्रिफाइस एंड डोमिनेंस, कि जो ब्राह्मण्स के डोमिनेंस थे उसको जैनिज़्म रिजेक्ट कर रहा था, प्लस जो कॉस्टली सैक्रिफाइस होते थे वैदिक पीरियड के उनको भी रिजेक्ट कर रहा था। तो लोगों ने सोचा क्यों ना हम जैनिज़्म को ही सपोर्ट करें और जैनिज़्म में हमको सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती हैं। यही रीजन्स रहे।
तो जैनिज़्म की अगर बात करें तो जैनिज़्म के फॉलोअर्स के लिए कुछ चीज़ें ये आई कि इन्होंने सीधा बोला था कि नॉन वायलेंस मतलब ये होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को नहीं मारेंगे, किसी भी व्यक्ति को पीड़ा नहीं देंगे। बट जो फार्मर्स होते थे, उनको कीड़े वगैरह का मारना पड़ता था। वो अगर कीड़ों को नहीं मारेंगे, तो फिर वो खेती कैसे करेंगे? उनकी फसलें खराब हो जाएँगी। तो इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो जैन मॉन्क्स थे, वो फार्मिंग नहीं करते थे। तो जो फार्मर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, है ना? इन चीज़ों को फॉलो करना। स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म की बात करें तो हमको नॉर्थ इंडिया, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है। इसको जो सपोर्ट करते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य सपोर्ट करते हैं, कारावेला कलिंगी के सपोर्ट करते हैं और काफ़ी रिच ट्रेडर्स भी जैनिज़्म को सपोर्ट करते हैं। तो जैनिज़्म को बेसिकली फार्मर्स भी सपोर्ट करते थे, बट उनको इंसेक्ट्स को मारना पड़ता था, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था, बट स्टिल वो इस जैनिज़्म को सपोर्ट करते थे। जैन की अगर टीचिंग्स की बात करें तो पास्ट ओरली फॉर सेंचुरीज, कई सौ सालों तक ये बेसिकली लोगों ने बोला, लोगों ने सुना, उससे ज्ञान मतलब बातों के जरिए इधर से उधर ट्रांसफर होता रहा। लिटेंट एस अगमास हमको बाद में वल्लभी गुजरात में देखने को मिले, आज से लगभग 1500 साल पहले। ऊपर सेम चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रल आइडिया की बात करें तो बेसिकली 3 आइडियाज़ थे कि राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज, राइट फेथ। तीनों का ज़रा मीनिंग कमेंट करके बता दीजिए। जैन संघ की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कम्युनिटी, और इसी के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये बेसिकली फाउंड किया था महावीर ने, और इसका मतलब ये था कि अगर आपको जीवन में ज्ञान चाहिए तो आपको अपना घर त्यागना पड़ेगा। अगर आप अपना घर नहीं त्यागते तो आपके लिए इम्पॉसिबल है कि आप ज्ञान की प्राप्ति कर पाएँ। अरेंज सो दैट दे कैन स्टे टुगेदर। और ये जो बेसिकली संघ बनाए गए थे वो इसलिए बनाए गए थे कि सारे लोग साथ में रह पाएँ। यहाँ पे वुमेन्स के लिए अलग था और मेंस के लिए अलग था। मेंबर्स बेसिकली मॉन्क्स हमको देखने को मिलते थे जिनको साधु बोलते हैं, और जो नन्स होती थी उनको साध्वीज़ बोलते हैं, ठीक है? और ये रिनाउंस्ड फैमिली लाइफ, मतलब ये जो फैमिली लाइफ है इसको छोड़ के आ चुके थे। ले फॉरवर्ड जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाकास और सर्विकास बोलते हैं, इनको कॉमन पीपल सपोर्टेड विद फूड एंड शेल्टर, ठीक है? तो देखो कुछ रूल्स हमको देखने को मिलते हैं। बेसिकली जो रूल्स है वो हमको विनय पट्टिका में बेसिकली मेंशन देखने को मिलते हैं, तो इसको भी ज़रा पढ़ लेते हैं कि जितने भी मैन और वुमेन है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वुमेन्स के लिए डिफरेंट ब्रांचेस होती थी, मैन के लिए डिफरेंट ब्रांचेस होती थी। और अगर आपको संघ ज्वाइन करना है तो अगर आप पत्नी हैं तो आपको पति से परमिशन लेनी होगी, अगर आप बच्चे हैं तो आपको माता-पिता से परमिशन लेनी होगी। अगर आपने किसी का उधार लिया है तो पहले उसका उधार चुका के आओ, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते थे। अगर आप किसी के गुलाम हैं, आप किसी के नौकर हैं तो आपको अपने मालिक से परमिशन लेनी होगी, तभी आप यहाँ पे बेसिकली आके ज्वाइन कर पाएँगे, ठीक है? परमिशन लेनी पड़ती थी। और पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि यहाँ पे स्प्रेड करते थे, टीचिंग्स को प्रैक्टिस करते थे। पेनेंस मतलब खुद को तकलीफ देना, काइंड ऑफ ये नहीं कि ज़बरदस्ती तकलीफ देते थे। बेसिकली मेडिटेशन लंबे समय के लिए कर लो, ये सारी चीज़ें हैं ना। डिसिप्लिन मेंटेन करते थे, डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन को मेंटेन करके चला करते थे। हू जॉइन्ड संघ? संघ को कौन जॉइन करता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबर्स, बार्बर्स, कोर्ट्समैन एंड स्लेव्स, सब के सब संघ को जॉइन कर रहे थे, ठीक है? व्हाट दे डू मतलब वो करते क्या थे? तो भाई वो सिंपल लाइफ़ जिया करते थे, मेडिटेशन किया करते थे, खाने के लिए बेसिकली भीख माँगा करते थे या फिर भिक्षा माँगा करते थे। और इनका एक जो स्पेशल वर्ड दिया गया उसको बोलते हैं भिक्खुस और भिक्खुनीस। भिक्खुनीस मतलब फीमेल और भिक्खु मतलब मेल बेसिकली होता है। टॉट एंड हेल्प अदर, ये बेसिकली दूसरों को ज्ञान देते थे और उनकी भी मदद किया करते थे। और कभी-कभी अगर मान लो तुम्हारे 2 आपस के लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, कोई विवाद हो गया, लड़ाई हो गई, तो उन डिस्प्यूट को भी सॉल्व किया करते थे। मूव होलियर, देखो ये सारे के सारे सीज़न मतलब पूरे के पूरे साल चला करते थे, बट जब रेनी सीज़न आ जाया करते थे तो ये रुक जाया करते थे। तो ये कुछ की फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, बट आप ठीक से देखेंगे तो सारे के सारी चीज़ों को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो हम लोग बात करने वाले हैं बिहारास की। तो बिहारास बेसिकली ये होते हैं कि जहाँ पे जो जैन मॉन्क्स थे वो आके रहने लगे। बेसिकली जो रेस्टिंग प्लेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं, और ये हमको बुद्धिज़्म, जैनिज़्म दोनों में देखने को मिलते हैं। अर्ली प्रैक्टिस की बात करें तो इन द बिगिनिंग मॉन्क्स वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। स्टार्टिंग में जो लोग होते थे, जो मॉन्क्स होते थे, वो इधर से उधर घूमा करते थे और सिर्फ रेनी सीजन पे रुका करते थे जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती थी, ठीक है? तो इसी चीज़ के चक्कर में हमें आगे जाके बिहारास देखने को मिले, ठीक है? और कैसे देखने को मिले ये भी समझिए। परमानेंट विहारास, ग्रेजुअली परमानेंट विहारास, परमानेंट शेल्टर्स कॉल्ड विहारास वर बिल्ट। कि देखो फिर जो लोग इधर से उधर घूमा करते थे, अब बारिश होती थी तो कहाँ रुकेंगे, ये सारी चीज़ें तो पता नहीं है। इस वजह से परमानेंट शेल्टर्स बनने लगे, और जो परमानेंट शेल्टर्स बनते थे उन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे? विहारास बोलते थे। जो कैसे बनते थे? स्टार्टिंग में ये वुड के बने, फिर ब्रिक के बने, और फिर उसमें जाके फिर बाद में जाके पत्थर को देखने को मिले। और ये जो लैंड मिलती थी जो बिहारास को बनाने के लिए, वो कभी-कभी किंग्स दिया करते थे, कभी-कभी वेल्दी ट्रेडर्स दिया करते थे, और जो ले फॉलोवर्स होते थे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म के, या फिर लैंड ओनर्स हुआ करते थे, वो भी दे देते थे, ठीक है? लेआउट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको एक स्मॉल रूम देखने को मिलता था जहाँ मॉन्क्स और नन्स रहा करते थे। एक सेंट्रल हॉल देखने को मिलता था जहाँ कभी डिस्कशन, प्रेयर्स और टीचिंग्स वगैरह देखने को मिलती थी। एक ओपन कोर्टयार्ड देखने को मिलता है जिसको हम लोग बरामदा बोलते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आप बरामदा मतलब जानते होंगे, है ना?
एजुकेशन सेंटर्स की अगर बात करें तो बिकेम लर्निंग सेंटर, जो एजुकेशन सेंटर थे वो यहाँ पे लर्निंग सेंटर्स बन गए। बेसिकली जो बिहारास है इन्हीं की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें सिखाई जाती थी। स्टूडेंट केम हियर टू स्टडी फिलोसफी, मेडिसिन, लॉजिक, ग्रामर, ये सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए लोग यहाँ पे आया करते थे। जैसे बाद में जाकर अगर देखेंगे तो यही बिहारास से नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसी जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज टीचिंग्स के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन निकले वो यहीं से निकले। डोनेशंस की बात करें तो इनको लैंड ग्रांट्स कर देते थे लोग, फूड डोनेशन दिया करते थे, पैसे दे दिया करते थे, काफ़ी किंग्स दिया करते थे, ट्रेडर्स दिया करते थे, कॉमन लोग भी दिया करते थे और यहीं से ये सारी चीज़ें को कंट्रोल किया करते थे। संघ कनेक्शन की बात करें तो मॉन्क्स एंड नन्स ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैन संघ लिव्ड इन दीज बिहारास। तो इन्हीं बिहारास में जैन और मॉन्क्स दोनों, मतलब जैन और बुद्धिज्म के दोनों के जो मॉन्क्स और नन्स देखने को मिलते हैं। मतलब जैन्स वाले अपने अलग रहते हैं, मॉन्क्स वाले और ये बुद्धिज्म वाले वो कहीं और रहा करते होंगे, बट वो बिहारास में रहा करते थे, उसके हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। स्प्रेड की अगर बात करें तो ये हमको नॉर्थ इंडिया में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु हर जगह देखने को मिलता है। आर्कियोलॉजिकल अगर एग्जांपल की बात करें तो हमको अजंता केव जैसे कि महाराष्ट्र में देखने को मिली। यहाँ पे रॉक कट बुद्धिस्ट बिहारास देखने को मिलते हैं कि केव्स के अंदर भी कभी कभी बिहारास बना दिया करते थे, अपनी रहने की जगह बना दिया करते थे। ठीक है। नालंदा अगर बिहार की बात करें तो ये ह्यूज बिहार टर्न इंटू अ ग्रेट यूनिवर्सिटी। नालंदा जो बिहार है, बिहार में जो नालंदा है वहाँ पे जो बिहारा था नालंदा में, उसको बाद में जाके बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना दिया गया जिसको हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। पर्पस क्या था? शेल्टर फॉर मॉन्क्स, के यहाँ पे मॉन्क्स और नन्स रुक सकें। रिलीजियस डिस्कोर्सेस, मतलब रिलीजियस बातों पे काम है, खाना पीना जो भी सारी चीज़ें वो यहाँ पे कर सकें। प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेडिंग ऑफ टीचिंग, जो भी हमारी टीचिंग्स हैं उनको प्रिजर्व करके रख सकें, इनको संभाल के रख सकें और बाद में आगे जाके फैला भी सकें, उनके लिए ये सारी चीज़ें मतलब बिहारास बनाए जाते थे। लेटर सेंटर ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, और बाद में जाके ये जो सेंटर बने ये आर्ट के, लिटरेचर के और आर्किटेक्चर्स के सेंटर्स बने। हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ चाइनीज़ ट्रैवलर्स भी आए थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के टाइम पे, जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इंडिया में फैल चुका था उसके बाद। तो फाहिन हमको देखने को मिलते हैं, इसको हम फैक्सियन भी बोलते हैं, जो हमको अर्ली 5th सेंचुरी सी में देखने को मिलते हैं। ये इंडिया आ जाते हैं, ये आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे इंडिया में, जो जिनका नाम विक्रमादित्य था। ये बेसिकली जो फोकस करते हैं मेनली बुद्धिज़्म पे फोकस करते हैं। ऑब्जर्वेशन जो इनको देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि बुद्धिज़्म काफ़ी तेज़ी से राइज़ कर रहा है और जो इनको मोनेस्ट्रीज़ देखने को मिले वो यहाँ पे मथुरा और पाटलिपुत्र में देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पे बुद्धिज्म काफ़ी तेज़ी से राइज करता हुआ इनको देखने को मिला। तो इन्होंने डिसिप्लिन, रिचुअल्स, पिलग्रिमेज, इन सब के बारे में लिखा। स्पेशली बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें मेंशन किया। ठीक है। गेव डिटेल्स ऑफ नालंदा एंड पाटलिपुत्र, और नालंदा और पाटलिपुत्र के बारे में भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी। जैनिज्म इज नॉट मच मैंशनड बाय हिम, और जैनिज्म के बारे में इन्होंने ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी, बट जो जितनी भी चीज़ें इन्होंने लिखी किसके बारे में लिखी? बुद्धिज्म के बारे में लिखी। और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम फाहिन की बात कर रहे हैं। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं हम लोग हॉन्सेंग की बात कर रहे हैं, इसको ह्योंगसेंग भी बोलते हैं, और ये हमको 7th सेंचुरी सी में देखने को मिलते थे। और ये जो आए थे वो हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। ये बेसिकली इंडिया में 17 साल के लिए रुके। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत डिटेलिंग में चीज़ें लिखी हैं अपने रिकॉर्ड्स में, स्टूडेंट लाइफ, टीचर्स और सब्जेक्ट्स के बारे में। महायान और त्रिवाड़ा बुद्धिज्म के बारे में भी इन्होंने डिस्क्राइब किया कि महायान कैसे अलग है त्रिवाड़ा बुद्धिज्म से। इन सारी चीज़ों को भी ये डिस्क्राइब करते हैं। मेंशन डिक्लाइव ऑफ जैनिज्म, ये जैनिज्म को बता दें कि जैनिज्म धीरे धीरे कम हो रहा था एज कम्पेयर टू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के कंपेयर करो तो जैनिज्म कम देखने को मिल रहा था। ऑल्सो गिव वैल्यूएबल डाटा ऑन पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, और ये वो पॉलिटिकल डाटा भी देते हैं, सोसाइटी उस टाइम पे कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, और बस पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसे चल रही थी। कौन? ह्योंगसेंग। ठीक है। आई क्विंग की बात कर लेते हैं। ये भी हमको 7th सेंचुरी सी में देखने को मिलते हैं। ये जो आए थे सी रूट के थ्रू आए थे, और ये कहाँ पे लैंड करते हैं? तमिलनाडु में लैंड करते हैं। और ये कहाँ पे लैंड करते हैं तमिलनाडु में? तो त्रमला पीती पोर्ट में लैंड करते हैं। इनके जो ऑब्जर्वेशन थे वो ये थे कि इन्होंने नालंदा के बारे में पढ़ा, इन्होंने मोनेस्टिक डिसिप्लिन और प्रैक्टिस देखे किसके? बुद्धिस्ट मॉन्क के, उनके बारे में भी इन्होंने ऑब्जर्व किया और अपने रिकॉर्ड्स में बेसिकली लिखा। लेस इंफॉर्मेशन ऑन जैनिज्म के ऊपर इन्होंने कम इन्फॉर्मेशन लिखी। बेसिकली लोग यहाँ पे जो आए तो उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में ज़्यादा देखा। को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सेक्ट्स इन इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी सारे जो सेक्ट्स हैं उस टाइम पे चल रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया था 62 सेक्ट्स वगैरह चल रहे थे, जैनिज्म बुद्धिज्म अकेले नहीं थे। ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें वही है जो ऊपर लिखी थी। अगर ठीक से देखोगे तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। ओके। तो देखो ये है वो पॉइंट जो मैं बोल रहा था कि जैन यंग ने देखा कि जो डिक्लाइन है ना जैनिज्म का देखने को मिल रहा है, बट बुद्धिज्म राइज कर रहा है इंडिया में। ठीक है। एक चीज़ और,
नॉट द प्राइमरी फोकस बट दे मेंशन जैन मॉन्क्स एंड टेम्पल इन वेस्ट इंडिया, के वेस्ट इंडिया में इन्होंने टेम्पल्स और जैन मॉन्क्स की भी बात करी कि वहाँ पे उनको देखने को मिले थे। अब हम लोग जो बात करने वाले नालंदा यूनिक सेंटर ऑफ लर्निंग की बात करने वाले, ये एनसीईआरटी में छोटा सा हमको पार्ट देखने को मिलता है। तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, वो हुई थी 15th सेंचुरी सी में, और ये किसने की थी? कुमार गुप्त फर्स्ट ने करी थी, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के थे। बाद में जाके इसको पैटर्नाइज किया हर्षवर्धन ने और पाला किंग्स ने, मतलब यहाँ पे उन्होंने अपने फाइनेंशियली सपोर्ट किया होगा बहुत सारी चीज़ें। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन वैसे हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार याद कर लीजिए, जो कि राजगीर के पास है। फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मोनेस्ट्रीज थी, होटल्स थे, हॉस्टल्स मैं कहना चाह रहा हूँ, होटल्स नहीं, क्लासरूम्स देखने को मिले, लाइब्रेरीज देखने को मिली, और लाइब्रेरी तो इतनी बड़ी बड़ी देखने को मिली कि एक 9 मंजिल की लाइब्रेरी थी, ठीक है, जिसको धर्मगंज भी बोला जाता था, धर्मगंज, है ना। तो यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, 2,000 से ज़्यादा टीचर्स थे, इंडिया, चाइना, कोरिया, तिब्बत, जावा, ये अलग अलग एशियन कंट्रीज से यहाँ पे देखने को मिलते थे। सब्जेक्ट, तो अगर सब्जेक्ट टॉट्स की बात करें तो यहाँ पे बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ाया जाता था, उसके डिफरेंट जो मतलब डिवाइडेशन है उनके बारे में पढ़ाया जाता था। वेदास, ग्रामर, लॉजिक, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता था। और ये है वो लाइब्रेरी जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको बोले धर्मगंज, और ये कंटेनिंग लैक्स ऑफ मनुस्क्रिप्ट्स, मतलब जो मनुस्क्रिप्ट्स होती है ना, जो मतलब समझ गए ना, जो पत्तों पे लिखी जाती है, तो ऐसी लाखों मनुस्क्रिप्ट्स यहाँ पे थी, ठीक है। और ये सारी की सारी फिर जला देते हैं और कहते हैं कि जब लाइब्रेरी में आग लगाई गई नालंदा की, तो ये कई महीनों तक जली, मतलब इतनी सारी इसमें चीज़ें थी। एंटी वॉच टफ, अब ये नहीं कि ऐसा आपने सोचा कि हमको नालंदा में एडमिशन लेना है तो ऐसे टाइम पास के लिए नहीं जा सकते थे आप, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम भी पास करना होता था। इंटरनेशनल फिल्म की अगर बात करें तो अट्रैक्ट स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया, एशिया के हर कोने से यहाँ पे लोग अट्रैक्ट होकर आते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज थी, ठीक है। फेमस चाइनीज ट्रैवलर हु स्टडीड हियर, जे फेमस चाइनीज ट्रैवलर जो कि यहाँ पे आके पढ़े। अब ये जो क्यू आई क्विंग नाम देख रहा हूँ, ये यहाँ पे आगे पढ़े, तभी हमने इनके बारे में ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। पैटर्नेज की अगर बात करें तो पैटर्नेज बेसिकली कई वेल्दी ट्रेडर्स और किंग्स ने इनका करा। फंक्शन अंडर बुद्धिस्ट संघ, जो बुद्धिस्ट संघ थे उनके अंडर में ये बेसिकली नालंदा यूनिवर्सिटी चला करती थी। बट ये सबके लिए ओपन थी कि मतलब कोई भी यहाँ पे आके पढ़ सकता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुद्धिस्ट लोग आगे पढ़ पाएंगे। डिक्लाइन की बात करें तो 12th सेंचुरी सी में हमें इसका डिक्लाइन देखने को मिलता है। और डिक्लाइन कौन करते हैं? बख्तियार खिलजी करते हैं इसका डिक्लाइन। द ह्यूज लाइब्रेरी बर्न फॉर मंथ, जैसे कई महीनों तक ये चलती रही जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और जितनी भी प्राइसलेस मनुस्क्रिप्ट थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। अब वही है, थोड़ा सा चलो गम बना लेते हैं कि मान लीजिए अगर वो सारी की सारी नॉलेज अभी हमारे पास होता तो क्या होता, तब भी चीज़ें धर्म में डिवाइड हो जाती हैं और जो चल रहा है वही चल रहा होता, ठीक है। नालंदा की अगर बात करें तो सिंबल ऑफ एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, नहीं पढ़ना इसके बारे में, सब क्लियर हो गया। और चलो क्वेश्चंस बोल रहे हैं कि हमको देख लो, तो चलो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वेयर डिड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कर दीजिएगा, सिंपल है आपके लिए। वॉट इज़ द स्टेट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ? कि जैनिज्म में जब आप बर्थ और डेथ की साइकिल से परे हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है। द बुद्धिस्ट टर्म फॉर इम्प्रीमेंट्स ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ, ये जो टर्म है, अगर मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है और ये क्वेश्चन लिखा है तो इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करते हुए बताना है। और जो भी ये थर्ड वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करेगा उसको मैं पिन कर दूंगा। एक और क्वेश्चन है उसको भी एक्सप्लेन करना है, और वो क्वेश्चन है, नहीं बस यही वाला थर्ड वाला, बाकी सारे तो सिंपल है, ठीक से देखोगे तो। क्योंकि शायद मैंने इसके बारे में अच्छे से मेंशन नहीं करा, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप इसका मेंशन करिए। 23rd तीर्थंकर कौन थे, आप हाल बता देंगे। ओरिजिनल मीनिंग क्या था, ओरिजिनल एकदम लिटरल मीनिंग क्या था उपनिषद का, वो आपको बताना है। महावीर का बर्थ प्लेस क्या थी, वो आपको बतानी है। बुद्धिस्ट काउंसिल फर्स्ट कंप्लाइड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, तो कहाँ पे देखने को मिलती है पता है। व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड बाय जैन रिलीजियस टेक्स्ट, जो जैन रिलीजियस टेक्स्ट है उसमें हमको कौन सी लैंग्वेज यूज देखने को मिलती है। वॉट वॉज द टर्म यूज फॉर जैन मॉन्क्स एंड नन्स हु गेव अप वर्ल्डली लाइफ, जो पूरी जीवन को त्याग देते हैं उनको, जो जैन मॉन्क्स और नन्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते थे, ठीक है। और ये वाला तो आंसर लिखा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको पता है कि ऐसा नहीं होता है, हम लोग अच्छे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो असर्शन रीजन्स बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो असर्शन ये बोल रहे हैं कि बुद्धा रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदा, कि बुद्धा ने बता दिया कि जो वेदा की अथॉरिटी है उसको हम नहीं मानेंगे। तो ये बात तो सच है। ही बिलीव दैट द रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस वर द ओनली पार्ट टू सर्व, अरे नहीं भाई, उन्होंने तो कभी नहीं बोला कि रिचुअल्स और सेक्रीफाइस से हमको जीवन के हम परे चले जाएंगे। तो ये पॉइंट तो गलत हो जाएगा, ओनली पॉइंट एक सही होगा, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे भैया आप ही आंसर लिख दोगे तो हम क्या करेंगे, तो चलो ठीक है, ये वाला आंसर करो। जैनिज्म एम्फेसाइज्ड एक्सट्रीम नॉन वायलेंस, क्या ये बात सच है? जैन मॉन्क्स बिलीव्ड इवन किलिंग स्मॉल इंसेक्ट वाइल फार्मिंग वॉज वायलेंस, क्या ये बात भी सही है? समझ में आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा हो तो एक्सप्लेन कर दूं कि जैनिज्म में माना जाता है कि नॉन वायलेंस को एकदम छोड़ दो, और जब हम छोटे छोटे अगर कीड़ों को भी मारते हैं फार्मिंग के टाइम पे तो क्या वो भी वायलेंस होगा? बताओ ये जैनिज्म जो असर्शन रीजन है सही है कि नहीं है?
हाउ मैनी स्टेट्समेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, जरा ये भी कमेंट करके बता दो। महावीरा बिलोंग टू अ क्षत्रिय फैमिली, क्या ये बात सच है? ही अटेन एनलाइटमेंट इन बोध गया, क्या ये बात सच है? हिज फॉलोअर्स वर नोन एज निर्गंथास, क्या ये बात सच है? और ज़रा ये बताओ, ये मुझे लग नहीं रहा कि हम लोगों ने इस चीज़ को कवर किया है, तो ज़रा इसको भी कमेंट करके बताओ होता क्या है ये, ठीक है? जैन टेक्स्ट वर रिटन इन प्राकृत, जो जैन टेक्स्ट है वो प्राकृत में देखने को मिले, तो बताओ इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है और कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ये भी कमेंट करके बताओगे। थर्ड क्वेश्चन जो भी करेगा उसको भी मैं पिन करूंगा, मतलब। और ये वाला भी पढ़ लीजिए, बुद्धा टॉट दैट डिजायर इज कॉज ऑफ सफरिंग, की जो डिजायर है वो सफरिंग का कॉज है। एलिमिनेशन ऑफ डिजायर लीड्स टू लिबरेशन, कि अगर आप डिजायर्स को छोड़ देंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। वेल्थ एक्युमुलेशन इंश्योर हैप्पीनेस, कि अगर आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर ले तो आपको सुख मिलता है। क्या ऐसा ये सारी चीज़ें थी कि नहीं थी, ये देख लीजिए। संघास वर ओपन ओनली फॉर मैन, की देखो सीधी बात है, ये तो एकदम साफ साफ लिखा है कि जो संघ है वो सिर्फ आदमियों के लिए ओपन थे, वुमेन्स के लिए ओपन नहीं थे। तो ये बात सच है कि गलत है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। वुमेन्स वर कंसिडर स्पिरिचुअली इनकेपेबल ऑफ अटेनिंग निर्वाणा, कि जो वुमेन्स थी वो माना जाता था कि भैया तुम्हारे बस का नहीं है, तुम निर्वाणा को नहीं कर पाओगे। तो कहीं माना जाता था, कहाँ माना जाता था? एक एक टाइप के लोग माना करते थे, वो टाइप कौन सा था कमेंट करके बताइए। बाकी इसका आंसर क्या होगा वो भी कमेंट करके बताइए। आपको ये मत कहने लगना कि भैया इसमें ऑप्शन का ही नहीं देते हो। तो जो पहले ऑप्शन है ना कि असर्शन इज राइट, ऑप्शन इज ए, असर्शन इज राइट, रीजन इज फॉल्स, तो वही सारे ऑप्शन बार बार होते हैं, उनको बार बार लिखने का कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। तो ये जो चार ऑप्शन है, यही चारों ऑप्शन है सारे क्वेश्चन में, ठीक है। इन्हीं के अकॉर्डिंग आंसर देना, ठीक है। या फिर लिख देना कि भैया ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। हाउ मैनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी एक्सप्लेन द इम्पेयरमेंट्स ऑफ लाइफ, ये क्या होता है इम्पेयरमेंट्स भाई? ये ऊपर भी अभी आया था, जिसको मैंने बोला था कि इसको एक्सप्लेन करके बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इम्पेयरमेंट्स का मतलब क्या होता है सीधा बता दीजिए, ठीक है। कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम वोस एंड, अच्छा वोस क्या होते हैं ये भी बता दीजिए। ओब्सेशन टॉड आत्मनिर्भर, अच्छा रुको, कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जो कि मतलब कई बार करेक्ट हो जाते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि भैया मुश्किल इनके बारे में बता देते तो बेटर होता। आप ही लोग कमेंट करेंगे कौन कौन से वर्ड है। पहले मैं जल्दी से क्वेश्चन देख लेता हूँ, जो मुश्किल होगा बता दूंगा। महावीर एंड बुद्ध बोथ प्रीच्ड एंड प्राकृत, का ये सही है। दे वांटेड देयर आइडियाज टू रीड ऑर्डिनरी पीपल, दे रिजेक्टेड संस्कृत बिकॉज इट वाज स्केयर्ड ओनली टू ब्राह्मण्स, क्या ये सच है कि भैया जो संस्कृत जैसे ब्राह्मण्स को आती थी इस वजह से हम प्राकृत में पढ़ाने लगे? वाह क्या बात है, क्या ये बात सच है? एकदम सही हो सकती है ना। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा, इस बात को मैंने मेंशन भी किया था अगर आप याद करेंगे तो। नालंदा बिकेम अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग हर्षवर्धन रिज, क्या ये सही है कि हर्षवर्धन के टाइम पे जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो ग्रेट लर्निंग सेंटर बन चुकी थी? इट हैड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, क्या ये बात सच है? बता दो। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? चलो ये वाला क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन छोड़ देना, वैसे ये फर्स्ट वाला अगर आपको समझ में ना आए तो बाकी 3 तो आपको समझ में आ रहे होंगे। एडमिटेड बोथ मैन एंड वुमेन, चलो ये तो ठीक है। कोई भी अगर क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि आपको ये चीज़ कहना बता दे, जितना बता दिया था उतना इनफ है, मोर देन इनफ है। और जब हम जैनिज्म बुद्धिज्म को पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो कवर करेंगे, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। बुद्धा कंसिडर हिमसेल्फ ओनली अ टीचर एंड अ गाइड, तो बताइए सही है कि नहीं? आइडल वर्ड्स ऑफ बुद्धा वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, तो ये बात भी सही है कि गलत, ये भी बता दीजिए। बाकी बता दें क्या? टाइम लगेगा यार, बहुत बड़े नोट्स हैं, छोड़ो यार। मैं सोच रहा था कि कुछ इंग्लिश टर्म्स आपको बता दूं तो आप उनके बारे में बता पाएँ कि इसका मतलब क्या होता है, आप कमेंट कर देते। तो कोई भी अगर इंग्लिश टर्म आपको कठिन लगा करे तो कमेंट कर दिया करो अपने प्यारे हिंदी मीडियम के भाई लोगों के लिए, ताकि उनको चीज़ों में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो बस, कई लोग पूछ रहे थे कि भैया वीडियो बनाने में देर क्यों लगती है, तो समझ में आ गया देर क्यों लगती है। क्योंकि भाई मेहनत लगती है और प्लस चीज़ों को डिटेल में कवर करना होता है, और मैं हर 3 से 4 दिन के अंदर एक वीडियो डालता हूँ, ठीक है। बाकी आप एनसीईआरटीज़ कहीं से भी पढ़िए, जब मेरा लेक्चर आता है या फिर जब मैं चीज़ों को कवर करता हूँ तो एक बार लेक्चर देख लिया करिए, अपने एमसीक्यूज लगा लिया करिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करिए। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो मतलब आपका रिवीजन अच्छा हो चुका है। मुझे रिवीजन की तरह देख लो, क्योंकि मैं डेली चीज़ें नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी गोल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और अभी तो मान लीजिए मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कर दूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सपोर्ट नहीं करते हो। अब 10 लोग देखेंगे तो उसके लिए भाई थोड़ा थोड़ा दिल में बुरा लगता है। अगर आपको बता देना तो पिछले 28 दिन में हमारे 60 भी सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े हैं, क्योंकि आप चीज़ें शेयर ही नहीं कर रहे हैं। और मैं वहाँ पे रिस्क ले रहा हूँ जहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेता। मैं एनसीईआरटीज़ पढ़ा रहा हूँ जिनको पढ़ने वाला कोई है ही नहीं, बट मुझे पता है कि यहाँ से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी वो औकात से ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। तो जो भी इन चीज़ को पढ़ रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है भाई। ये जो गम की बातें कर रहा हूँ ये सच में गम है मेरे अंदर, इस बात को समझो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि वीडियो में डिले क्यों लगता है, क्योंकि वीडियो में हम सारी चीज़ें डिटेल में कवर करते हैं। प्लस मैं सारे कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ। वारिया सारे कमेंट्स पे आंसर करती है, वंशिका सारे कमेंट्स पे आंसर करती है, और काफ़ी लोग हैं जो सारे कमेंट्स में आंसर करती है। मोना सिंह है, वो सारे लेक्चर्स देखती होंगी। प्लस मोना सिंह एक अकेली ऐसी बच्ची है, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा मतलब हैं, आप काफ़ी लोग हैं, लेकिन मोना एक ऐसी बच्ची है
जिसने बोला था कि सर मैं आपको डेली टारगेट्स भेजूंगी, और वो डेली टारगेट्स भेजती है कंप्लीट करके हर दिन। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि जिस दिन मोना ने टारगेट्स कंप्लीट करके ना भेजूं। और स्क्रीन टाइम पता नहीं कितना आ जाता है उसका। स्क्रीन टाइम कभी भी 2 घंटे से ऊपर गया ही नहीं। पर भैया हम तो फ़ोन से पढ़ते हैं, वो आपके अलग रीजन है, मैं बस बता रहा हूँ आपको। और ऐसा ये नहीं कि मोना के लिए, काफ़ी लोग हैं, मैं ग्रुप्स पे भी देखता हूँ, काफ़ी लोग हैं। देव डेली टारगेट्स कंप्लीट करता है, तनु डेली टारगेट कंप्लीट करती है, वादा डेली मुझे भेजती है पर्सनली। काफ़ी लोग हैं जो उसको भेजते हैं। मैं सबका नाम नहीं ले सकता, जिन जिनका मुझे नाम याद आ जाता है मैं भेज देता हूँ। और जब दूसरी PDF आएगी ना 21 से लेकर 30 डेज वाली, तो उसमें काफ़ी लोग की नेम मेंशन कर दूंगा। बाकी बहुत बातें होंगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अगर वीडियो को शेयर करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। बाकी मोटिवेशन नहीं मिलता है, इस वजह से वीडियोस लेट हो जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करा करिए, क्योंकि आप तो इतने प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।